हेलो स्टूडेंट्स। तो चैप्टर हमारा चल रहा था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और यहाँ पे हम अब तक दो टॉपिक्स अपने कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने पढ़ा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इलिस्ट्रेशन 1 से लेके 16 तक हमने यहाँ पे कवर किए थे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने यहाँ पे पढ़ा था वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। यहाँ पे इलिस्ट्रेशन 17 से लेके 34 तक हमने कवर कर लिए और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक और इस टॉपिक का नाम है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। इस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे 35 से लेके 40 इलिस्ट्रेशंस तक जो है ये हमें गिवन है। तो 35 से लेके 40 तक जो इलिस्ट्रेशंस हैं वो इसी टॉपिक से रिलेटेड हमें यहाँ पे कवर करके चलने हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, आपको याद होगा मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखाया था आपको। तो लास्ट जो हमारा चैप्टर था, लास्ट चैप्टर का नाम क्या था वैसे? लास्ट चैप्टर का नाम क्या था? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो हमने चैप्टर कवर किया था लास्ट चैप्टर, उस चैप्टर में भी हमने रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज वाला टॉपिक स्टडी किया था। मैंने आपको बताया था कि जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो उस टाइम पे हम लोग एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं और लायबिलिटीज को भी रीअसेस करते हैं। हम लोग ये चेक करते हैं कि कहीं एसेट्स की वैल्यू जो है वो बढ़ तो नहीं गई या कम तो नहीं हो गई, और सेम जो है लायबिलिटीज के साथ चेक किया जाता है कि कहीं लायबिलिटीज जो हैं उनकी वैल्यू में भी कोई इंक्रीज या डिक्रीज तो नहीं हो रहा। तो इट मींस जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो हम एसेट्स और लायबिलिटीज को जो है वो रीवैल्यू करते हैं। अब बात यह है कि भाई रीऑर्गेनाइजेशन कब कब होता है, रीऑर्गेनाइजेशन कब कब होता है? तो भाई जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है तब रीऑर्गेनाइजेशन होता है। जब एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट हो जाए तब भी रीऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर फर्म को छोड़ के चला जाए, मतलब वो रिटायर हो जाए, उस केस में भी रीऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसकी डेथ हो जाए तब भी रीऑर्गेनाइजेशन होता है। तो इट मींस ये अलग अलग केसेस है जहां पे फर्म का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। मैंने आपको थ्योरी में अलग से लिखवा रखा था कि कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती है जहां पे फर्म का रीऑर्गेनाइजेशन होता है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद भी होगा। ठीक है, मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से आपको याद होगा, ऐसी मैं उम्मीद करके चलता हूं। तो भाई यहाँ पे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज वाला जो टॉपिक है, ये स्टार्ट करने से पहले इतना समझना हमें जरूरी है कि भाई ये जो टॉपिक है हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। तो भाई जब भी रीऑर्गेनाइजेशन होता है तो एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू किया जाता है। दैट्स व्हाई हमें ये टॉपिक यहाँ पे पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो एडमिशन, जब एक न्यू पार्टनर का एडमिशन होगा फर्म में तो फर्म का रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा क्या? फर्म का रीऑर्गेनाइजेशन होगा। तो इट मींस यहाँ पे रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा एसेट्स और लायबिलिटीज का, और उनको एडजस्ट करना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो भाई यही टॉपिक हमें यहाँ पे स्टडी करना है। स्टार्टिंग करेंगे इस टॉपिक की इलिस्ट्रेशन नंबर 35 से। तो भाई देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे दी गई हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि पास जर्नल एंट्रीज इन द फर्म्स जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो भाई यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन्स हमें दी गई हैं और हमें कहा गया कि आप जर्नल एंट्री करके बताओ फर्म के जर्नल के अंदर। जर्नल क्या होता है बेसिकली? जर्नल का मतलब क्या होता है? जर्नल इज अ बुक वेयर एंट्रीज आर रिकॉर्डेड। ठीक है ना, जर्नल इज अ बुक वेयर एंट्रीज आर रिकॉर्डेड। तो वो कह रहे हैं भाई फर्म के जर्नल के अंदर जर्नल करके बताओ, एंट्रीज करके बताओ मतलब। ठीक है, तो जर्नल एंट्री करनी है हमको। अब यहाँ पे जो फर्स्ट एंट्री है एक बार रीड कर लेते हैं भाई, फर्स्ट एंट्री क्या है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे बताया गया कि अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट्स ऑफ 5,000 रुपीज hence is to be accounted. Unrecorded investment exists of 5,000 rupees. अब भाई ध्यान देना, हम यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में हमसे क्या मांगा गया है? जर्नल एंट्रीज मांगी गई हैं, जर्नल एंट्रीज। तो फर्स्ट जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन हमें दी गई है उसकी जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को समझ लेते हैं कि भाई यहाँ पे क्या हमसे कहा गया। वो कह रहे हैं कि भाई कुछ इन्वेस्टमेंट्स थी 5,000 रुपए की जो कि अनरिकॉर्डेड थी। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट्स ऑफ ₹5,000। तो 5,000 रुपए की अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट कर रही है भाई हमारे बिजनेस के अंदर। अनरिकॉर्डेड का मतलब क्या होता है?
अनरिकॉर्डेड का मतलब ये है कि भाई मैंने इन इन्वेस्टमेंट्स को रिकॉर्ड ही नहीं किया, मैंने इन इन्वेस्टमेंट्स को एज अ एसेट शो ही नहीं किया, मैंने इन इन्वेस्टमेंट्स को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट ही नहीं किया। एसेट है ना ये भाई, एसेट है, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने एसेट को रिकॉर्ड नहीं किया, इट मींस मैंने एसेट को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट किया ही नहीं हुआ, मैंने बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पे इस इन्वेस्टमेंट को शो नहीं किया हुआ, ठीक है ना। ये इन्वेस्टमेंट मेरी किताबों में कहीं पे भी शो नहीं हो रही है, कहीं पे भी शो नहीं हो रही है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट ऑफ 5000, मेरे पास 5000 की इन्वेस्टमेंट्स पड़ी हैं लेकिन मैंने अकाउंटिंग ही नहीं की है इनकी, मैंने इनको अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया। आगे वो कह रहा है हेंस इज टू बी अकाउंटेड, अब वो कह रहा है अब रिकॉर्ड करो, अब इसकी अकाउंटिंग करो, अब इस इन्वेस्टमेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करो। अब मुझे एक बात बताओ, 5000 की इन्वेस्टमेंट मैंने रिकॉर्ड ही नहीं की और अब मुझे कहा जा रहा है कि भाई अब अकाउंटिंग करो इसकी, अब रिकॉर्ड करो, अब इस इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करो। इन्वेस्टमेंट जो है वो एसेट है, एसेट को जब मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करूंगा तो मेरे एसेट्स बढ़ नहीं जाएंगे क्या, इंक्रीज नहीं हो जाएंगे क्या, इंक्रीज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो भाई एसेट्स इंक्रीज होंगे, एसेट्स इंक्रीज होंगे तो एसेट्स का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। यहां पे एसेट्स का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या होगा, यहां पे डेबिट होगा 5000 रुपीज। बट भाई क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा यहां पे, तो भाई क्रेडिट क्या करेंगे यहां पे, तो भाई जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना इसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जितनी भी ट्रांजैक्शंस यहां पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं ये एडमिशन से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं हम लोग। मतलब एक नया पार्टनर एडमिट होगा और इस तरीके की अगर एडजस्टमेंट्स हमें दी जाएंगी तो उसका ट्रीटमेंट हमें क्या करना है ये हम यहां पे समझेंगे। तो इट मींस यहां पे ये जो एडजस्टमेंट दी गई है हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि भाई एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा होगा, इसीलिए हमने क्या किया, एसेट्स का रिवैल्यूएशन किया और हमें पता चला भाई 5000 की इन्वेस्टमेंट ऐसी है जो कि हमने रिकॉर्ड ही नहीं कर रखी किताबों में। इसका मतलब हमने जो है एसेट्स जो है 5000 कम रिकॉर्ड किए हुए थे, तो एसेट्स को मुझे बढ़ाना पड़ा, एसेट्स को मुझे डेबिट करना पड़ा, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कर दिया। लेकिन मैंने बताया था जब भी ऐसा होगा, जब भी एसेट्स इंक्रीज या डिक्रीज होंगे या लाइबिलिटीज इंक्रीज या डिक्रीज होंगी तो उसकी एडजस्टमेंट हम लोग कौन से खाते के थ्रू करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू करेंगे। जब भी रीऑर्गेनाइजेशन होगा और एसेट्स और लाइबिलिटीज जो है उनकी वैल्यू में कोई इंक्रीज या डिक्रीज आएगा तो उस इंक्रीज या डिक्रीज को रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू एडजस्ट किया जाएगा। तो यहां पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट तो डेबिट हो गया बिकॉज इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड थी, मैंने उसको किताबों में रिकॉर्ड नहीं किया था। अब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट को, इन्वेस्टमेंट एसेट है, एसेट को रिकॉर्ड करूंगा, एसेट इंक्रीज होंगे, एसेट इंक्रीज होंगे तो एसेट का अकाउंट डेबिट होगा। लेकिन क्रेडिट क्या करूंगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट, बिकॉज मेरे एसेट्स इंक्रीज हो गए हैं, ठीक है ना, बिकॉज मेरे एसेट्स इंक्रीज हो गए हैं। क्योंकि ये रीऑर्गेनाइजेशन वाला केस चल रहा है तो जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा एसेट्स की वैल्यू में वो वैल्यूएशन अकाउंट के अंदर मैं एडजस्ट करूंगा। तो बीइंग इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड या रिकॉर्डेड बीइंग इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड, मैंने इन्वेस्टमेंट को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दिया। आगे बढ़ते हैं भाई सेकंड ट्रांजैक्शन की तरफ। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है भाई एक बार देख लेते हैं। यहां पे हमें कहा गया कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज टुवर्ड्स सप्लायर्स फॉर 1500 रुपीज आर टू बी अकाउंटेड। भाई 1500 रुपए की अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है टुवर्ड्स सप्लायर। भाई सप्लायर के प्रति मेरी जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, सप्लायर मेरा क्या होता है भाई, क्रेडिटर होता है। भाई इस बात पे ध्यान देना, सप्लायर मींस जिससे मैं माल खरीद रहा हूं, मैं अगर उधार पे माल खरीद रहा हूं अपने सप्लायर से तो वो मेरा क्या होगा, क्रेडिटर होगा कि नहीं होगा, क्रेडिटर होगा कि नहीं होगा। तो इट मींस यहां पे वो कह रहा है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर्स है, इसका मतलब यहां पे अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स है। लाइबिलिटीज टुवर्ड्स सप्लायर जो ये शब्द यूज किया गया है इसको मैं शॉर्ट में क्रेडिटर्स बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता, क्रेडिटर्स बोल सकता हूं। इसका मतलब अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर फॉर 1500 आर टू बी अकाउंटेड। भाई 1500 रुपए के अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर पड़े हुए हैं हमारी किताबों में, 1500 रुपए के अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर, मतलब मैंने इन क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड ही नहीं किया, मैंने इस लाइबिलिटी को अपने खातों में शो ही नहीं किया। लाइबिलिटी को खातों में शो नहीं किया मतलब मैंने लाइबिलिटी को अपने खातों में क्रेडिट नहीं किया। लाइबिलिटीज क्रेडिट नेचर की होती हैं, मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया तो मतलब मैंने क्रेडिट किया ही नहीं इन लाइबिलिटी को।
तो मुझे अब इस लाइबिलिटी को क्रेडिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अपने खातों में रिकॉर्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो भाई करना चाहिए, क्योंकि साफ साफ बोला गया है आर टू बी रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड करना चाहिए। तो करते हैं भाई रिकॉर्ड। तो सेकंड ट्रांजैक्शन पे आ जाते हैं। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करूंगा तो लाइबिलिटी बढ़ेगी, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो लाइबिलिटी का अकाउंट क्रेडिट होगा। इट मींस यहां पे आ जाएगा टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट 1500। अब दोबारा से वही बात कि भाई क्रेडिट तो हमने कर दिया क्रेडिटर्स अकाउंट, डेबिट क्या करेंगे? तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे। जब भी लाइबिलिटीज और एसेट्स जो हैं वो इंक्रीज या डिक्रीज होंगे तो एडजस्टमेंट कौन से खाते के थ्रू की जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू ये एडजस्टमेंट जो है वो की जाएगी। तो भाई ये भी चीज मैंने यहां पे करके दिखा दी। आगे बढ़ते हैं भाई थर्ड एंट्री की तरफ। यहां पे हमें कहा गया अ क्रेडिटर ऑफ 600 विल नॉट बी क्लेम्ड हेंस इज टू बी रिटर्न बैक। भाई 600 रुपए के कुछ क्रेडिटर्स थे, विल नॉट बी क्लेम्ड। विल नॉट बी क्लेम्ड का मतलब क्या है भाई? उन्होंने पैसे ही नहीं मांगे, वो पैसे लेने आए ही नहीं हैं, उन्होंने अपना पैसा क्लेम ही नहीं किया। तो मेरी लाइबिलिटी रिड्यूस हुई कि नहीं हुई? लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई ना यार। मुझे पैसे देने थे किसी बंदे को, उस बंदे ने मुझसे पैसे मांगे ही नहीं, वो भूल गया। ठीक है, अ क्रेडिटर ऑफ 600 विल नॉट बी क्लेम्ड। 600 रुपए के क्रेडिटर कोई क्लेम करने ही नहीं आया मेरे पास। हेंस इज टू बी रिटर्न बैक। अब वो कह रहा है भाई ये जो क्रेडिटर थे इसको हटा दो। रिटर्न बैक का मतलब क्या होता है? हटा दो क्रेडिटर को। लाइबिलिटी को हटाने की बात चल रही है भाई, लाइबिलिटी को रिड्यूस करने की बात चल रही है। यहां पे क्रेडिटर लाइबिलिटी है, 600 रुपए के क्रेडिटर क्लेम नहीं हुए, इस वजह से वो कह रहा है राइट बैक कर दो, हटा दो किताबों से, लाइबिलिटी को रिड्यूस कर दो। लाइबिलिटी क्रेडिट नेचर की होती है, लाइबिलिटी को रिड्यूस करूंगा तो लाइबिलिटी का अकाउंट डेबिट होगा। इट मींस यहां पे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट होगा, लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कितना? 600 रुपीज। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट हो गया, लेकिन क्रेडिट क्या होगा? तो भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। लाइबिलिटी घटेगी तो फायदा होगा कि नहीं होगा? तो फायदा होगा तो कहां पे क्रेडिट करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो ये हो गया बीइंग लाइबिलिटी रिड्यूस्ड, बीइंग लाइबिलिटी रिड्यूस्ड। अब एक बात देखना, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से फायदा हुआ था तो मैंने क्रेडिट किया। फायदा क्रेडिट नेचर का होता है, कहां क्रेडिट किया? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। क्रेडिटर्स बढ़ने से नुकसान हो रहा था, नुकसान, लाइबिलिटी बढ़ रही थी ना तो नुकसान हो रहा था, नुकसान कहां पे डेबिट किया? नुकसान डेबिट नेचर का होता है, तो कहां पे डेबिट किया? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। क्रेडिटर घटने से फायदा हुआ, लाइबिलिटी घट रही है तो फायदा हुआ, कहां पे क्रेडिट किया? भाई फायदा क्रेडिट नेचर का होता है तो कहां पे क्रेडिट किया? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो एसेट्स के बढ़ने या घटने से जो फायदा या नुकसान होगा उसको मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में एडजस्ट करता हूं एट द टाइम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ फर्म। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से। अब एक काम करते हैं, ये जो एंट्रीज हमने यहां पे की हैं इनको मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट करके बताता हूं। हालांकि क्वेश्चन में मांगा नहीं गया, बट हम करके बताएंगे। यहां पे बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहां पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड फिर से यहां पे अमाउंट। तो डेबिट एंड क्रेडिट साइड मैंने यहां पे बना दिए। फर्स्ट एंट्री की पोस्टिंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है यहां पे, तो क्रेडिट साइड पे एंट्री होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे एंट्री होगी। किस नाम से एंट्री होगी? बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट, बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट 5000 रुपीज। ऐसे ही नेक्स्ट एंट्री के अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे पोस्टिंग होगी इस एंट्री की। किस नाम से? टू क्रेडिटर्स, टू क्रेडिटर्स अकाउंट 1500। नेक्स्ट एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग होगी इस एंट्री की। किस नाम से? बाय क्रेडिटर्स, तो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 600। तो भाई इस तरीके से ये तीन ही ट्रांजैक्शंस मुझे यहां पे दी गई थी, मैंने तीनों ट्रांजैक्शन को पोस्ट किया। अब होता क्या है कि जब भी मैं पोस्टिंग करूंगा तो देखो ध्यान से, यहां पे कुछ ना कुछ बैलेंसिंग फिगर निकलेगी इस खाते के अंदर, कुछ ना कुछ बैलेंसिंग फिगर निकलेगी। 5600 यहां का टोटल आ रहा है, यहां का टोटल ज्यादा है तो मैंने यहां पे लिख दिया। बैलेंसिंग फिगर इस तरफ ही निकलेगी ना, क्योंकि यहां पे टोटल कम था, 1500 था। तो 5600 में से 1500 लेस कर देंगे,
4100 रुपीज यहाँ पे हमारा जो है बैलेंसिंग फिगर आ गया। ये जो बैलेंस 4100 यहाँ पे आया, ये एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट है। भाई क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा था, डेबिट का कम था। क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा था, डेबिट का कम था। क्रेडिट में हम क्या क्या चीजें रिकॉर्ड करते हैं? एसेट्स बढ़ते हैं तो क्रेडिट पे रिकॉर्ड करते हैं, लाइबिलिटीज घटती हैं तो क्रेडिट पे रिकॉर्ड करते हैं। इसका मतलब जो भी फायदे होते हैं ना, वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में। और डेबिट साइड पे हम नुकसान रिकॉर्ड करते हैं। लाइबिलिटीज बढ़ती हैं तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, एसेट्स घटते हैं तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। इसका मतलब यहाँ पे नुकसान रिकॉर्ड होते हैं। फायदा ज्यादा था, नुकसान कम था, इसलिए यहाँ पे मेरा डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर बचा। बट ये कौन सा बैलेंस होता है? बोलते तो इसको क्रेडिट बैलेंस ही है ना, क्रेडिट बैलेंस। अब बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, जब मैं पूछता हूँ ये बैलेंसिंग फिगर डेबिट बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रही है या क्रेडिट बैलेंस को, तो बच्चे बोलते हैं भैया डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आई है तो डेबिट बैलेंस। भाई ये एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट है, क्रेडिट ज्यादा था इस वजह से ये बैलेंसिंग फिगर आया यहाँ पे। तो इसका मतलब ये क्रेडिट बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है, ये फायदा है, ये प्रॉफिट है, ठीक है ना। अगर इस तरफ बैलेंसिंग फिगर बचती मेरे पास तो वो एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट होता, डेबिट ज्यादा होता मेरा, क्रेडिट कम होता, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर बचती और वो जो है वो मेरा लॉस रिप्रेजेंट करता। बट यहाँ पे मुझे प्रॉफिट रिप्रेजेंट हो रहा है, इस बात को ध्यान में रखना। और ये प्रॉफिट कहां जाएगा? पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। रीवैल्यूएशन पे जो भी मुझे फायदा या नुकसान होगा वो पार्टनर्स में बटेगा, ध्यान रखना इस बात का। रीवैल्यूएशन पे जो भी फायदा या नुकसान होगा वो पार्टनर्स में बटेगा। बट कौन से पार्टनर्स में बटेगा? ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा, लिख लेना बात को। ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा, ओल्ड रेशो में बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा, ओल्ड रेशो में बटेगा ये फायदा या नुकसान। रीवैल्यूएशन पे जो भी फायदा या नुकसान होगा वो ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में बटेगा। इसका मतलब सारी एंट्रीज करने के बाद हमें एक लास्ट एंट्री भी तो करनी पड़ेगी ना इस फायदे को बांटने की, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे मुझे पार्टनर्स के नाम नहीं दे रखे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर नाम दिए होते ए बी समथिंग कुछ भी, तो मैं उनमें उनकी ओल्ड रेशो के अंदर बांट देता, बट यहां पे मुझे नहीं दे रखा, ठीक है। तो अगर इस चीज की भी मैं जर्नल एंट्री करता, इस प्रॉफिट की भी मैं जर्नल एंट्री करता, तो एक फोर्थ एंट्री यहां पे और हो जाती, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है। और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंडिविजुअली यहाँ पे पार्टनर्स के नाम आ जाते हैं, अगर क्वेश्चन में गिवन होते, उनकी ओल्ड रेशो में मैं ये 4100 उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देता। बट यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था, तो बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड, इस तरीके से यहां पे मैं नरेशन भी लिखता। तो ये भाई हमने जो है इलिस्ट्रेशन 35 कर लिया। इलिस्ट्रेशन 35 में हमसे ये सारी चीजें नहीं मांगी गई थी, हमसे सिर्फ ये 3 जर्नल एंट्रीज मांगी गई थी, ठीक है। सिर्फ ये 3 जर्नल एंट्रीज मांगी गई थी। यहां पे नरेशन नहीं लिखी है मैंने, मैं लिख देता हूं बीइंग क्रेडिटर्स रिकॉर्डेड, बीइंग क्रेडिटर्स रिकॉर्डेड, या बीइंग लाइबिलिटी रिकॉर्डेड, ठीक है। लाइबिलिटी बढ़ाई थी ना हमने, यहाँ पे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को रिकॉर्ड किया था हमने। तो ये था भाई इलिस्ट्रेशन 35। तो बच्चों अब आगे बढ़ेंगे इलिस्ट्रेशन 36 की तरफ। यहाँ पे हमें 11 ट्रांजेक्शन्स दी गई है इस क्वेश्चन के अंदर, अलग अलग इंडिविजुअल 11 ट्रांजेक्शन्स हैं। हमें इन 11 ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया? यहाँ पे हमें कहा गया कि पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑन द एडमिशन ऑफ जेड। तो यहाँ पे बता रहा है कि भाई जेड जो है वो एडमिट हो रहा है फर्म के अंदर और उसके एडमिशन पे जर्नल एंट्रीज करके बताओ। तो पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द एडमिशन ऑफ जेड एज अ पार्टनर। ये पार्टनर के तौर पे एडमिट हो रहा है फर्म में इन जर्नल ऑफ एक्स एंड वाई। तो मतलब जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो एक्स और वाई है यहाँ पे, हु आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:3। और ये जो ओल्ड पार्टनर्स यहाँ पे हमें दिए गए हैं, ओल्ड पार्टनर्स, इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो 2:3 हमें यहाँ पे गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ पे इंडिविजुअली मुझे 11 ट्रांजैक्शंस दी गई है, मैं एक एक करके इन सारी ट्रांजैक्शंस को आपको जो है समझाऊंगा और इनको मैं आपको रिकॉर्ड भी करके बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं भाई सॉल्यूशन। यहाँ पे देखना सॉल्यूशन और जर्नल एंट्रीज हमसे मांगी गई थी, यहाँ पे जर्नल एंट्रीज हम लोग करके दिखाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है एक बार रीड कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10,000। द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10,000। फर्नीचर की वैल्यू 10,000 रुपए जो है वो बढ़ा देनी चाहिए, ऐसा लिखा गया है यहाँ पे। फर्नीचर एसेट है, एसेट की वैल्यू बढ़ा देनी चाहिए 10,000 रुपीज। एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एसेट का अकाउंट डेबिट होगा, एसेट्स डेबिट नेचर के होते हैं।
तो इट मींस यहां पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। और फर्नीचर एसेट है, एसेट बढ़े गया, एसेट बढ़ गया तो भाई फायदा होगा या नुकसान होगा? एसेट के बढ़ने से फायदा होता है या नुकसान होता है? फायदा होता है ना एसेट के बढ़ने से। तो फायदा कौन से अकाउंट में क्रेडिट करूंगा? फायदा क्रेडिट नेचर का होता है, प्रॉफिट्स जो होते हैं वो क्रेडिट नेचर के होते हैं, तो क्रेडिट करूंगा कौन से अकाउंट में? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो ये थी फर्स्ट ट्रांजेक्शन, रीवैल्यूएशन अकाउंट 10,000 रुपीज। बीइंग फर्नीचर इंक्रीज्ड, बीइंग फर्नीचर इंक्रीज्ड। आगे बढ़ते हैं भाई सेकंड ट्रांजैक्शन की तरफ। यहां पे हमें कहा गया द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड टू 40,000, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड टू 40,000। अब भाई यहां पे बाय शब्द यूज हुआ था, यहां पे टू शब्द यूज हो रहा है, दोनों का फर्क समझना, दोनों का फर्क समझना। मैं आपको यहां पे एग्जांपल देके बताता हूं, देखो ध्यान से। मैं बोलता हूं मेरी बुक्स में फर्नीचर, मेरी बैलेंस शीट में फर्नीचर शो हो रहा था, फर्नीचर शो हो रहा था मेरी बैलेंस शीट में। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस का फर्नीचर पड़ा हुआ था, 1 लाख रुपीस का फर्नीचर पड़ा हुआ था। मैं आपको फर्स्ट बात यहां पे ये बता रहा हूं, फर्स्ट बात आपको मैं यहां पे ये बता रहा हूं कि द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय ₹10,000। फर्स्ट बात तो मैं आपको ये बता रहा हूं, और सेकंड बात मैं आपको ये बता रहा हूं, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड टू ₹1,40,000। ये दोनों अलग अलग बातें हैं। सबसे पहले मैं पहली बात समझाता हूं, ध्यान देना भाई। मेरी बैलेंस शीट में फर्नीचर 1 लाख का था। इट मींस मेरी बुक्स में जो फर्नीचर शो हो रहा था वो 1 लाख रुपए का था। अब मुझे फर्स्ट यहां पे जो मैंने एडजस्टमेंट लिखी है, इसका मतलब मैं समझता हूं। यहां पे लिखा गया द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10,000। फर्नीचर की वैल्यू 10,000 रुपए से बढ़ा दो। बाय का मतलब होता है से, 10,000 रुपए से बढ़ा दो। इसका मतलब क्या है? यहां पे देखना, फर्स्ट ट्रांजैक्शन का मतलब बता रहा हूं मैं आपको। इसका मतलब यह है कि भाई अभी जो फर्नीचर 1 लाख रुपए का है, 1 लाख का है, उसको 10,000 रुपए से बढ़ा दो और 1,10,000 का बना दो। से बढ़ा दो, 10,000 से बढ़ा दो और 1,10,000 का बना दो। मैं यहां पे इस बात को ऐसे भी तो लिख सकता था कि द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड टू 1,10,000। बात समझ में आ रही है इन दोनों चीजों में? अगर मैं टू शब्द यूज करता, देखो मैं लिख के बताता हूं, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड टू ₹1,10,000। मतलब एक ही बात को कहने के दो तरीके हैं। यहां पे मैं बोल रहा हूं 10,000 से बढ़ा दो, और यहां पे मैं बोल रहा हूं 1,10,000 बना दो, ठीक है, 1,10,000 का बना दो। तो दोनों बातों में बोलने का तरीका ही तो डिफरेंट है ना, बाकी सब तो सेम है यहां पे। तो इसका मतलब यहां पे मुझे जब कहा गया कि 10,000 रुपए से बढ़ा दो, तो मुझे सिर्फ ये वाला अमाउंट बताया गया जो मुझे इंक्रीज करना है, ठीक है। तो यहां पे जब मैं जर्नल एंट्री करूंगा तो मैं क्या करूंगा इस केस में? भाई मुझे फर्नीचर कितना बढ़ाना है? 1 लाख तो पहले का पड़ा हुआ है, मुझे 10,000 से बढ़ाना है, बाय 10,000 बोला हुआ है, इंक्रीज्ड बाय 10,000, तो 10,000 से बढ़ाना है। तो जब मैं एंट्री करूंगा तो मैं क्या करूंगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। फर्नीचर एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो एसेट का अकाउंट डेबिट, और फायदा हो रहा है भाई एसेट के बढ़ने से, रीवैल्यूएशन अकाउंट में फायदे को क्रेडिट कर देंगे। कितना? 10,000 रुपया, 10,000 रुपया। तो ये तो फर्स्ट वाली जो मैंने यहाँ पे जो केस फर्स्ट लिया है उसका मैंने एंट्री आपको करके दिखाई यहाँ पे। लेकिन सेकंड केस की बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड टू 1,40,000, इंक्रीज्ड टू 1,40,000, 1,40,000 का बना दो। अभी फर्नीचर कितने का है? 1 लाख का। इधर देखना ध्यान से, केस 2, अभी फर्नीचर 1 लाख का है और वो कह रहा है बना कितने का दो? 1,40 का, 1,40 का बना दो। जैसे यहाँ पे लिखा था 1,10 का बना दो, वैसे 1,40 का बना दो। अब 1,40 का बनाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा? 40,000 बढ़ाना पड़ेगा ना मुझे, 40,000 से बढ़ा दो। मतलब इस बात को वो ऐसे भी लिख सकता था, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड
बाय ₹40,000। अगर वो बाय शब्द यूज करता तो वो 40,000 लिखता है यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? उसने आपको ये वाला अमाउंट बताया कि 1,40 का बना दो। 1,40 का बनाने के लिए अभी 1 लाख की चीज है, उसको 1,40 का बनाना है मुझे, तो 40,000 बढ़ाना पड़ेगा ना। तो इंक्रीज बाय 40,000। तो यहां पे जब मैं एंट्री करूंगा तो 1,40 वाला अमाउंट यूज नहीं करूंगा, 40,000 अमाउंट यूज करूंगा। इट मींस यहां पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट जो मेरी एंट्री होगी वो 40,000 रुपीज के हिसाब से मैं यहां पे एंट्री करूंगा। 1 लाख रुपए मेरा फर्नीचर ऑलरेडी रिकॉर्डेड था, मैंने 40,000 उसकी वैल्यू इंक्रीज कर दी, डेबिट कर दिया मैंने फर्नीचर अकाउंट में 40,000। इट मींस ये एंट्री करते ही फर्नीचर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,40,000 हो जाएगी मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। जैसे यहां पे ये 10,000 रुपए जब मैंने डेबिट किया था फर्नीचर में, तो ऑलरेडी फर्नीचर 1 लाख का था, 10,000 और डेबिट कर दिया तो मेरे फर्नीचर की वैल्यू 1,10,000 बन गई। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। बाय और टू में क्या डिफरेंस है? बाय और टू में क्या डिफरेंस है? तो भाई इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब मैं सेकंड ट्रांजैक्शन अपनी करूंगा। यहां पे ध्यान देना, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड टू 40,000। 40,000 का बना दो, 40,000 का बना दो। द बुक वैल्यू ऑफ द फर्नीचर इज 20,000। अभी जो फर्नीचर की वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो हो रही है वो कितनी है? 20,000। 20,000 का फर्नीचर है, वो बोल रहा 40 का बना दो। इधर देखो ध्यान से, 20,000 का फर्नीचर है और वो कह रहा है 40 का बना दो। 40 का बनाने के लिए कितना और जोड़ना पड़ेगा? 20,000 और जोड़ना पड़ेगा ना। तो 20,000 से बढ़ा दो, तो इंक्रीज बाय 20,000। इंक्रीज बाय 20,000। तो मुझे तो बाय वाला अमाउंट चाहिए होता है, तो बाय वाला अमाउंट इस ट्रांजेक्शन में कितना आएगा? 20,000 रुपीज आएगा। इट मींस यहां पे जब मैं एंट्री करूंगा तो क्या होगी? एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर को बढ़ाना है, एसेट इंक्रीज होगा तो एसेट का अकाउंट डेबिट होगा यहां पे। और एसेट बढ़ेगा तो फायदा भी तो होगा ना। एसेट बढ़ेगा तो फायदा क्रेडिट नेचर का होता है। कौन से खाते में क्रेडिट करूंगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कितने का फायदा यहां पे होगा मुझे? कितना एसेट को इंक्रीज करना है मुझे? 20,000 रुपीज। वो कह रहा है 40 का बना दो। अभी जो एसेट है वो 20 का पड़ा हुआ है, 40 का बनाना है तो 20,000 और बढ़ाना पड़ेगा। तो इंक्रीज कर दिया मैंने बाय ₹20,000। बीइंग फर्नीचर इंक्रीज्ड, बीइंग द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीज्ड। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड ट्रांजैक्शन भी हो गई है। मैंने आपको बाय और टू इन दोनों वर्ड्स में अच्छे से जो है डिफरेंशिएट करके बताया है, एग्जांपल्स लेके। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। भाई आगे बढ़ेंगे थर्ड ट्रांजैक्शन की तरफ। द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी ब्रॉट अप टू 120% ऑफ इट्स वैल्यू। बुक वैल्यू ऑफ द फर्नीचर इज 50,000। तो भाई यहां पे देखना वो क्या बोल रहे हैं? द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी ब्रॉट अप टू 120% ऑफ इट्स वैल्यू। द बुक वैल्यू ऑफ द फर्नीचर इज 50,000। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से। वो कह रहा है बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर कितनी है? बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर कितनी है भाई? यहां पे बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर कितनी दी हुई है? 50,000। इस बात पे फोकस करना। वो बोल रहा है बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर 50,000 है। फिर वो क्या बोल रहे हैं? द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी ब्रॉट अप टू 120% ऑफ इट्स वैल्यू। भाई जो अभी वैल्यू है उसका 120% जो है हमें इसको क्या कर देना है? बना देना है। इज टू बी ब्रॉट अप टू 120% ऑफ इट्स वैल्यू। तो मतलब 50,000 अभी वैल्यू है ना मेरे फर्नीचर की, तो मुझे उसको 120% बना देना है। ठीक है भाई, इंग्लिश यहां पे आपकी थोड़ी थोड़ी सी ना ठीक होनी चाहिए। जो वो वर्ड्स यूज कर रहे हैं ना, आपको उसके मीनिंग समझ में आने चाहिए। यहां पे उसने बोला था वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी ब्रॉट अप टू, तो ब्रॉट अप टू 120% का मतलब क्या हुआ कि 120% बना दो। 120% बना दो, इसका मतलब 50,000 इंटू 120% जब मैं करूंगा तो कितना आएगा? 60,000 रुपए आएगा। मतलब वो कह रहा है फर्नीचर को 60,000 का बना दो। अभी कितने का है? 50,000 का। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं फर्नीचर को 120% कर दो। फर्नीचर को 120% कर दो, इसका मतलब 60,000 का बना दो। अभी कितने का फर्नीचर हमारी किताबों में? 50,000 का। अब ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फर्नीचर की वैल्यू में 10,000 इंक्रीज लाना पड़ेगा ना। तो मुझे यहां पे फर्नीचर शुड बी इंक्रीज्ड बाय ₹10,000। बाय यहां पे शब्द यूज हो रहा है तो 10,000 से बढ़ाना पड़ेगा मुझे फर्नीचर को। तो भाई एंट्री क्या होगी यहां पे? देखना ध्यान से, थर्ड एंट्री देखना ध्यान से। मुझे 10,000 रुपए इंक्रीज करना है ना फर्नीचर की वैल्यू को, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और भाई फर्नीचर बढ़ेगा तो फायदा होगा, तो फायदा कहां पे क्रेडिट करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। कितने का फायदा हो रहा है?
10,000 रुपए बढ़ा रहा हूं मैं वैल्यू तो 10,000 का ही फायदा होगा, ठीक है। 50,000 का फर्नीचर था, उसको 120% बना दूंगा तो वो 60,000 का हो जाना चाहिए। तो 60,000 का फर्नीचर बनाना है मुझे, अभी 50 का पड़ा हुआ है तो 10,000 मैंने बढ़ा दिया, तो फर्नीचर शुड बी इंक्रीज्ड बाय ₹10,000 यहां पे हो गया। तो बीइंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीज्ड, बीइंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीज्ड। तो भाई ये थी थर्ड ट्रांजेक्शन। आगे देखो भाई फोर्थ ट्रांजेक्शन यहां पे क्या है, फोर्थ ट्रांजेक्शन, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक जो है वो हमने अंडर वैल्यू किया हुआ है, मतलब कम लिखा हुआ है। भाई इंग्लिश को समझना, अंडर वैल्यूड का मतलब हमने कम लिख रखा है भाई 10%। बुक वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज 18,000। इधर देखो ध्यान से, यहां पे देखना भाई, वो कह रहा है बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक कितने है, बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक कितने है 18,000, 18,000, और वो कह रहा है इट इज अंडर वैल्यूड। ये अंडर वैल्यूड है, हमने कम लिख रखा है कितना, हमने कम लिख रखा है कितना, 10% कम लिख रखा है, अंडर वैल्यूड बाय 10%, अंडर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक को मैंने 10% कम लिखा हुआ है, स्टॉक को मैंने 10% कम लिखा हुआ है। अब इधर देखो ध्यान से, मैंने स्टॉक को कितना लिखा हुआ है, मैंने लिखा है 18,000, और वो कह रहा है मैंने 10% कम लिखा है। अगर मैं 10% और यहां पे जोड़ दूं तो मेरे पास मेरा सही वाला स्टॉक का अमाउंट आना चाहिए, करेक्ट अमाउंट आना चाहिए मेरे पास, करेक्ट वैल्यू आनी चाहिए मेरे पास स्टॉक की, ठीक है। मतलब 100% वैल्यू आ जानी चाहिए स्टॉक की, जो सही वाली वैल्यू है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये 90% को रिप्रेजेंट करती है। भाई मैंने क्या किया हुआ है, मैंने 10% कम लिखा हुआ है, तो जो भी 100% यहां पे मेरी वैल्यू बनती है, जो 100% मेरी वैल्यू यहां पे बनती है, मैंने क्या किया, मैंने 10% कम लिखा हुआ है। इसका मतलब मेरे पास जो वैल्यू यहां पे शो हो रही है वो कितना है, 90% को रिप्रेजेंट कर रही है वो वैल्यू, 90% को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब अगर 18,000, ध्यान से देखना, 18,000 अगर 90% है तो 100% कितना, अगर 18,000 90% है तो 100% कितना, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 20,000। कितना आएगा, 20,000। दोबारा एक बार देख लो, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक को हमने 10% कम लिखा हुआ है, इसका मतलब जो वैल्यू हमने लिखी है वो 90% को रिप्रेजेंट कर रही है, 90% को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब अगर 18,000 90% है तो 100% कितना, ऐसे करके निकाल लेंगे। मतलब स्टॉक कितना होना चाहिए था, 20,000 होना चाहिए था ना, अभी मैंने कितना लिखा हुआ है, 18,000। तो 20,000 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 2,000 बढ़ा दूंगा। स्टॉक शुड बी इंक्रीज्ड बाय ₹2,000। बात समझ में आ रही है। तो यहां पे स्टॉक को 2,000 रुपए से बढ़ाऊंगा, तो यहां पे एंट्री क्या होगी, ध्यान देना, फोर्थ एंट्री। स्टॉक एसेट है, एसेट को 2,000 रुपए इंक्रीज करना है, एसेट बढ़ाऊंगा तो एसेट का अकाउंट डेबिट होगा, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट होगा, स्टॉक अकाउंट डेबिट होगा। और एसेट इंक्रीज करूंगा तो फायदा होगा, फायदा कहां पे क्रेडिट करूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2,000 रुपीज, 2,000 रुपए। बीइंग वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज्ड, बीइंग वैल्यू ऑफ स्टॉक इंक्रीज्ड। तो भाई ये 2,000 कैसे आया था, एक बार दोबारा बता देता हूं मैं। स्टॉक की वैल्यू 18,000 दी गई थी और उसने कहा कि हमने 10% कम लिखा हुआ है, इसका मतलब जो हमने लिखा वो 90% को रिप्रेजेंट करता है। अगर 18,000 90% को रिप्रेजेंट करता है तो 100% कितना होना चाहिए था, 20,000 होना चाहिए था, 20,000 होना चाहिए था, लेकिन हमने तो सिर्फ 18,000 लिखा, तो हमने 2,000 कम लिखा हुआ है। तो अब 2,000 रुपए से मैंने स्टॉक को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। भाई आगे देखेंगे फिफ्थ ट्रांजेक्शन यहां पे क्या है। फिफ्थ ट्रांजेक्शन हमें दी गई है, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक को हमने ओवर वैल्यू कर रखा है, हमने ज्यादा लिखा हुआ है 10%। द बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 22,000। तो अब देखो ध्यान से, अब बुक वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखना, बुक वैल्यू कितनी है, स्टॉक की बुक वैल्यू कितनी है, 22,000 रुपए। और वो कह रहे हैं भाई ये ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड, हमने ज्यादा लिखा हुआ है कितना, 10%, हमने ज्यादा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 110% को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने 10% ज्यादा लिखा हुआ है ना, तो मतलब ये 110% को रिप्रेजेंट कर रहा है। फील करो भाई बात को, अगर वो बोल रहा है हमने ज्यादा लिखा हुआ है तो जो अमाउंट है वो 110% को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारा करेक्ट अमाउंट 100% होना चाहिए था,
बट हमने ज्यादा लिख दिया 10%, तो 110% को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर 22,110% को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 100% कितना होगा भाई, कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, 20,000। इसका मतलब मेरे स्टॉक की वैल्यू 20,000 होनी चाहिए थी, मैंने ज्यादा लिख रखी है कितनी, 2,000। तो अब मुझे स्टॉक को रिड्यूस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, 2,000 रुपए, 2,000 रुपए मुझे रिड्यूस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए स्टॉक को, भाई रिड्यूस कर देना चाहिए। स्टॉक एक एसेट है, एसेट को रिड्यूस करूंगा तो एसेट का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा ना, तो क्रेडिट कर देते हैं टू स्टॉक अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट 2,000। और एसेट की वैल्यू रिड्यूस करूंगा तो लॉस होगा, लॉस डेबिट नेचर का होता है, डेबिट करना चाहिए कौन से खाते में, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर दिया मैंने यहां पे 2,000, बीइंग स्टॉक रिड्यूस्ड, बीइंग वैल्यू ऑफ स्टॉक रिड्यूस्ड। तो भाई ये भी हमने यहां पे कर दिया, 5th ट्रांजैक्शन भी हो गई। आगे देखो भाई 6th ट्रांजैक्शन क्या है, द मार्केट वैल्यू ऑफ कंप्यूटर इज 25,000, बुक वैल्यू इज 20,000। भाई हमारे पास कुछ कंप्यूटर्स पड़े हैं जिनकी मार्केट वैल्यू जो है वो 25,000 है, जबकि हमने उनको 20,000 पे रिकॉर्ड किया हुआ है। बुक वैल्यू कितनी है, 20,000, इसका मतलब हमने उनको 20,000 पे रिकॉर्ड किया हुआ है, तो हमने 5,000 कम रिकॉर्ड कर रखा है, हमने 5,000 कम रिकॉर्ड कर रखा है। तो अब हमें वैल्यू बढ़ा देनी चाहिए कंप्यूटर्स की, क्या नहीं बढ़ा देनी चाहिए, बढ़ा देनी चाहिए 5,000 रुपए। कंप्यूटर्स एसेट होते हैं, एसेट की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो एसेट का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहां पे देखो कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट, कितना बढ़ाना है मुझे वैल्यू को, 5,000 रुपए। अभी भाई 20,000 रिकॉर्ड किया हुआ है, मार्केट में 25,000 चल रही है वैल्यू, तो 5,000 रुपए और बढ़ानी पड़ेगी ना 25 बनाने के लिए। तो कंप्यूटर्स अकाउंट डेबिट 5,000 रुपए। और फायदा हो गया भाई, एसेट की वैल्यू इंक्रीज करने से क्रेडिट कर देंगे फायदा, फायदा क्रेडिट नेचर का होता है। कौन से खाते में क्रेडिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000, बीइंग वैल्यू ऑफ कंप्यूटर इंक्रीज्ड, बीइंग वैल्यू ऑफ कंप्यूटर इंक्रीज्ड। तो भाई ये हो गई 6th ट्रांजैक्शन। आगे देखो भाई 7th ट्रांजैक्शन क्या है, 7th ट्रांजैक्शन, यहां पे हमें कहा गया मशीनरी इज टेकन बाय एक्स फॉर 80,000 रुपीज, बुक वैल्यू 60,000। मशीनरी कौन लेके जा रहा है, एक्स लेके जा रहा है। भाई एक्स कौन है, पार्टनर है, एक्स कौन है, पार्टनर है। पार्टनर एसेट को लेके जा रहा है, पार्टनर क्या कर रहा है भाई, पार्टनर एसेट को लेके जा रहा है, पार्टनर एसेट को लेके जा रहा है। कितने में लेके जा रहा है, 80,000 रुपए में लेके जा रहा है, 80,000 रुपए में लेके जा रहा है। मशीनरी इज टेकन बाय एक्स फॉर 80,000 रुपीज। और ये जो एसेट था ना, इसकी बुक वैल्यू 60,000 है, 60,000 रुपए का एसेट था, मशीनरी थी, जो कि एक्स लेके जा रहा है, एक्स पार्टनर है। कितने में लेके जा रहा है वो, 80,000 में, 80,000 में लेके जा रहा है। फर्म को यहां पे 20,000 का फायदा हो रहा है, 20,000 रुपीज का यहां पे फर्म को फायदा हो रहा है। लेकिन यहां पे जर्नल क्या होगी ये सोचना पड़ेगा। तो भाई ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। पार्टनर एसेट को लेके जा रहा है 80,000 रुपए में। ये जो एंट्रीज हम कर रहे हैं किसकी बुक्स में कर रहे हैं, फर्म की बुक्स में। तो फर्म ने पार्टनर से 80,000 लेने के नहीं लेने, फर्म ने पार्टनर को एसेट दे दिया 80,000 में, तो अब फर्म को पार्टनर से 80,000 लेने के नहीं लेने, 80,000 लेने हैं ना, तो फर्म क्या करेगी, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से काट देगी, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देगी, माइनस कर देगी। ध्यान देना इस बात पे। तो इसका मतलब यहां पे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि उसके खाते से पैसे काटने हैं ना। कितने पैसे काटने हैं उसके खाते से, 80,000 रुपए काटने थे, तो काट दिए उसके खाते से। अगली बात, हमारा एसेट चला गया, हमारी मशीनरी रिड्यूस हो गई, एसेट चला गया, एसेट की वैल्यू रिड्यूस होगी तो एसेट का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट। कितने का एसेट चला गया, ध्यान देना इस बात पे, 60,000 का एसेट चला गया। भाई यहां पे बुक वैल्यू आएगी ना, जितने का एसेट था उतने का ही तो मैं लिखूंगा कि 60,000 का एसेट चला गया। 60,000 रुपीज का एसेट जो था वो हमारी बुक्स में अब नहीं रहा, ठीक है। हमने 60,000 पे रिकॉर्ड किया हुआ था इस एसेट को, अब ये चला गया। अब 60,000 का एसेट एक्स जो है वो 80,000 में ले गया, तो मुझे फायदा हुआ कि नहीं हुआ, फायदा हो गया। फायदा क्रेडिट नेचर का होता है, फायदा क्रेडिट नेचर का होता है, तो क्रेडिट कर देंगे 20,000। कौन से खाते में क्रेडिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रीऑर्गेनाइजेशन पे एसेट्स और लायबिलिटीज से जो भी हमें फायदा होगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट किया जाएगा।
बीइंग एसेट टेकन बाय पार्टनर, टेकन बाय एक्स, बीइंग एसेट टेकन बाय एक्स। आगे बढ़ते हैं भाई 8th ट्रांजैक्शन की तरफ। 8th ट्रांजैक्शन देखते हैं भाई क्या है। 1/3 मशीनरी इज टेकन बाय वाई फॉर 30,000 एंड बैलेंस इज रीवैल्यूड एट 57,600, बुक वैल्यू 72,000। भाई ध्यान देना, इधर देखना ध्यान से, पहले बात समझ लेते हैं। वो कह रहा है बुक वैल्यू कितनी है मशीनरी की, बुक वैल्यू थी 72,000, बुक वैल्यू कितनी थी 72,000। और यहां पे वो हमें बता रहा है कि भाई 1/3 मशीनरी इज टेकन बाय वाई फॉर 30,000 रुपीज। तो 72,000 का 1/3 कितना हुआ, 72,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3 कर दो, कितना आएगा 1/3 कितना आएगा 72,000 का। तो ये आ जाएगा हमारे पास 24,000। तो मतलब 1/3 मशीनरी, मतलब 24,000 की मशीनरी कौन ले गया, वाई ले गया। कितने में ले गया, तो यहां पे लिखते हैं टेकन बाय वाई फॉर 30,000 रुपीज, 30,000 में ले गया। दोबारा देख लो, वो कह रहा है भाई बुक वैल्यू कितनी थी मशीनरी की 72,000, इसमें से 1/3 मशीन, 1/3 का मतलब क्या हुआ, 72,000 का 1/3 निकालना 24,000 आएगा। अब वो कह रहा है ये मशीन कौन ले गया, 1/3 मशीन कौन ले गया, वाई ले गया। कितने में, 30,000 में। तो 1/3 मशीनरी इज टेकन बाय वाई फॉर 30,000 एंड द बैलेंस इज रीवैल्यूड एट 57,600। अब पहली बात तो बैलेंस कितना बचेगा, बैलेंस कितना बचेगा भाई, 1/3 तो ये ले गया था तो बैलेंस 2/3 बचा ना। तो 72,000 का 2/3 निकाल लेना, 2/3 कितना आएगा 48,000। 2/3 कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2/3 कितना आ जाएगा 48,000। तो 48,000 का जो बैलेंस बचा था ना, उसको वो बोल रहा है हमने रीवैल्यू कर दिया, रीवैल्यू कर दिया कितने पे, 57,600 पे। इसका मतलब मैंने 48,000 की मशीन को 57,600 का बना के लिख दिया। मैंने इसकी वैल्यू को कितना बढ़ा दिया, कितना इंक्रीज करके लिख दिया, 9,600 रुपए इंक्रीज करके लिख दिया। बात को समझना भाई ध्यान से, दोबारा बता देता हूं। हमारे पास मशीनरी पड़ी थी जिसकी बुक वैल्यू 72,000 थी, इसमें से 1/3 मशीन माने 24,000 की मशीन वाई ले गया 30,000 में, और जो 2/3 मशीन बैलेंस जो बच गई थी 2/3 मतलब 48,000 वाली मशीन, उसको हमने रीवैल्यू कर दिया, कितने का बना दिया 57,600 का बना दिया। इसका मतलब हमने उसकी वैल्यू बढ़ा दी, कितनी 9,600 रुपए। अब इसकी जर्नल एंट्री मुझे करनी है। तो देखो भाई 8th ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री क्या होगी। सबसे पहली बात, जो मशीनरी वाई लेके गया उसकी एंट्री करते हैं, इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले वाई जो मशीन ले गया उसकी एंट्री करते हैं। तो वाई जो है 24,000 वाली मशीन 30,000 में ले गया, 24,000 वाली मशीन 30,000 में ले गया। तो अब फर्म ने वाई से पैसे लेने कि नहीं लेने, फर्म ने वाई से पैसे लेने, तो फर्म क्या करेगी, वाई के खाते से काट लेगी, वाई के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देगी, माइनस कर देगी। तो वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना 30,000। अगली बात, फर्म की मशीन चली गई है तो मशीन एसेट है, एसेट रिड्यूस होगा तो एसेट का अकाउंट क्रेडिट टू मशीनरी अकाउंट। कितने की मशीन थी 24,000 की, यहां पे हमेशा बुक वैल्यू आएगी, ध्यान रखना 24,000 की बुक वैल्यू की मशीन थी। जो 1/3 मशीन थी उसकी वैल्यू क्या थी 24,000 थी। और यहां पे हमें फायदा हो गया क्योंकि 24,000 की चीज 30,000 में ले गया वाई, तो फायदा जो है वो क्रेडिट होता है खातों में, क्रेडिट कर देंगे 6,000। कौन से खाते में क्रेडिट करेंगे, मशीन पे जो फायदा हुआ रीवैल्यूएशन अकाउंट में, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो बीइंग एसेट टेकन बाय वाई, बीइंग एसेट टेकन बाय वाई। तो ये तो हो गई भाई इस वाली 1/3 मशीन की एंट्री। अभी लेकिन ये 2/3 मशीन की एंट्री बाकी है ना यहाँ पे, तो वो भी करनी पड़ेगी। जो 2/3 मशीन थी ना वो 48,000 की थी, बुक वैल्यू 48,000 थी उसकी, लेकिन हमने उसको रीवैल्यू करके 57,600 का बना दिया। हमने उसकी वैल्यू कितने से बढ़ा दी, 9,600 से। सो वी हैव इंक्रीज्ड द वैल्यू ऑफ मशीनरी बाय 9,600। बाय शब्द ध्यान देना भाई, बाय 9,600। इसका मतलब यहां पे मशीन की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मुझे मशीन की वैल्यू इंक्रीज करके लिखनी है, 9,600 रुपए बढ़ानी है। 48,000 की थी, 57,600 का बनाना है उसको, तो 9,600 बढ़ाना पड़ेगा। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दिया 9,600 से। और भाई मशीनरी की वैल्यू बढ़ेगी तो फायदा होगा, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, फायदा क्रेडिट कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में 9,600। being value of machinery increased, being value of machinery increased,
तो भाई ये थी हमारी 8th एंट्री। आगे देखना भाई 9th एंट्री यहां पे क्या है, आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वॉज डेबिटेड टू P&L अकाउंट 5,000 टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। भाई ध्यान देना, वो कह रहे हैं आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वॉज डेबिटेड टू P&L अकाउंट 5,000 टू बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। यहां पे देखना ध्यान से, वो बोल रहा है भाई हमने P&L अकाउंट बनाया था जो, वहां पे हमने डेबिट साइड पे इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट किया था, इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट किया था कुछ, और वो कह रहा है ये जो इंश्योरेंस प्रीमियम है हमने डेबिट किया था ना यहाँ पे, इसमें से 5,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो नेक्स्ट ईयर में हमें कैरी फॉरवर्ड करना है, नेक्स्ट ईयर के लिए हमें कैरी फॉरवर्ड करना है। इसका मतलब ये जो 5,000 का खर्चा है हमें इसको क्या करना है, अगले पीरियड का खर्चा रिकॉर्ड करना है, मतलब इसको हमें प्रीपेड बनाना है। मतलब हमने अभी तो इसको जो है पे कर दिया, अभी तो हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन वो कह रहे हैं इसको कैरी फॉरवर्ड कर दो, इसको नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड करना है हमें। हमने P&L अकाउंट में अभी डेबिट कर दिया ना, वो कह रहे हैं भाई P&L अकाउंट से हटाओ इसको क्या कर दो, नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर दो। तो खर्चे को जब भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो भाई वो प्रीपेड एक्सपेंस के नाम से रिकॉर्ड होगा। 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है ये तो, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, खर्चा हटाना पड़ेगा, खर्चा हटाना पड़ेगा और एसेट बनाना पड़ेगा। ध्यान देना भाई इस बात पे, खर्चा हटाना पड़ेगा और एसेट बनाना पड़ेगा। जब मैं एसेट बनाऊंगा तो एसेट का नाम क्या होगा, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, यही होगा ना मेरा एसेट। प्रीपेड एक्सपेंस जो होते हैं वो एसेट होते हैं, ध्यान देना इस बात पे। तो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 5,000 रुपए का एसेट क्रिएट कर दिया मैंने, और एसेट बढ़ेगा तो फायदा होगा। फायदा कौन से खाते में क्रेडिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में 5,000 रुपए क्रेडिट कर देंगे। बीइंग एसेट क्रिएटेड, बीइंग एसेट क्रिएटेड। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, ये जो एसेट है ये मैं हटा के इसको दोबारा एक्सपेंस बना दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर ये जो एसेट है इसको मैं हटा दूंगा और दोबारा क्या कर दूंगा, एक्सपेंस क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से एंट्री होगी। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट एंट्री क्या है, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंटेड टू 5,000 पेड बाय एक्स। आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट एंट्री क्या है, 10th एंट्री क्या है हमारी इस क्वेश्चन में। तो एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंटेड टू 5,000 पेड बाय एक्स। भाई 5,000 का खर्चा हुआ रिवैल्यूएशन पे, मतलब ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है रिवैल्यूएशन का, इस पे हमारा खर्चा हो गया, इस पे हमारा खर्चा हो गया। कितने का खर्चा हो गया, 5,000 का, और वो किसने पे किया, एक्स ने पे किया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पे ये लिखा है कि ये खर्चा किसके द्वारा बॉर्न किया जाना था, क्या यहां पे हमें ये बता रखा है क्या ये खर्चा किसके द्वारा बॉर्न किया जाना था, नहीं बता रखा। इट मींस अगर नहीं बता रखा तो कौन बॉर्न करेगा, फर्म के द्वारा ही तो बॉर्न किया जाएगा ना। अगर नहीं बता रखा तो फर्म के द्वारा ही बॉर्न किया जाएगा, फर्म के द्वारा ही उठाया जाएगा ये खर्चा, इसका बर्डन फर्म पे ही पड़ेगा। लेकिन यहां पे वो कह रहे हैं भाई एक्स ने पे कर दिया, एक्स ने पे कर दिया। तो अब एक्स ने पे कर दिया तो एक्स ने जो पे किया वो फर्म से पैसे मांगेगा कि नहीं मांगेगा। एक्स बोलेगा भाई अब मुझे मेरे पैसे दो वापस, अभी तो मैं पे कर रहा हूं, लेकिन ये खर्चा फर्म का है ना, तो फर्म पे करेगी इसको, ठीक है ना। तो अब होगा क्या कि अभी तो एक्स ने पे कर दिया, तो एक्स फर्म से मांगेगा, तो फर्म ने एक्स को ये पैसे वापस करने कि नहीं करने, पैसे लौटाने पड़ेंगे ना फर्म को। तो फर्म एक्स को पैसे वापस करेगी या नहीं करेगी, पैसे वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये खर्चा फर्म के द्वारा बॉर्न किया जा रहा है, बट पेड बाय एक्स है। इसका मतलब अभी तो एक्स ने पे कर दिया, एक्स ने पे किया तो उसकी थोड़ी ना कोई जर्नल एंट्री होगी यहाँ पे। एक्स जब पेमेंट करेगा तो उसकी हम थोड़ी ना एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि भाई हम तो फर्म की किताबों में अकाउंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। एक्स ने पेमेंट की तो वो तो उसका पर्सनल मैटर है, ठीक है, उसको थोड़ी ना हम फर्म के खातों में रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, लेकिन अब फर्म ने एक्स को पैसे देने हैं कि नहीं देने, फर्म ने एक्स को पैसे देने हैं, तो फर्म एक्स को अपना क्या बना लेगी, क्रेडिटर बना लेगी। तो क्रेडिटर बनाने के लिए एक्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो 2x कैपिटल अकाउंट कितना, 5,000 रुपए, 2x कैपिटल अकाउंट 5,000 रुपए। और भाई लायबिलिटी बढ़ गई तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, नुकसान हुआ, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा 5,000 रुपए। बीइंग एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन रिकॉर्डेड, बीइंग एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड, बीइंग एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन रिकॉर्डेड, ठीक है। तो दोबारा बता देता हूं, 5,000 का खर्चा था, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड खर्चा था ये, रिवैल्यूएशन से रिलेटेड खर्चा था ये। तो यहां पे ये खर्चा किसने पे कर दिया, एक्स ने पे कर दिया।
लेकिन क्वेश्चन में नहीं बता रखा कि ये खर्चा बॉर्न कौन करेगा। तो भाई अगर नहीं बता रखा तो फर्म ही बॉर्न करेगी, और फर्म का खर्चा था लेकिन पे कर दिया एक्स ने, तो अब भाई फर्म को एक्स को पे करने चाहिए पैसे के नहीं करने चाहिए, फर्म ने ये पैसे अब एक्स को पे करने चाहिए। तो भाई फर्म एक्स को अपना क्या बना लेगी, क्रेडिटर बना लेगी। तो फर्म ने एक्स को अपना क्रेडिटर बना लिया, लायबिलिटी बढ़ा दी अपनी, लायबिलिटी बढ़ेगी तो नुकसान होगा, नुकसान हमने डेबिट कर दिया रीवैल्यूएशन अकाउंट में। आगे बढ़ते हैं भाई लास्ट ट्रांजैक्शन की तरफ। अ डेटर हुज ड्यूज ऑफ 14,000 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट लास्ट ईयर पेड 10,000 इन फुल सेटलमेंट। भाई एक डेटर था 14,000 रुपए का, जिसको हमने पिछले साल राइट ऑफ कर दिया था एज अ बैड डेट, मतलब हमने पिछले साल है ना एंट्री कर दी थी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ध्यान देना क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि हमने पिछले साल एंट्री कर दी थी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, 14,000 रुपए का हमने डेटर जो था उसको राइट ऑफ कर दिया था इस तरीके से। अब वो कह रहा है कि भाई उस डेटर ने 10,000 दे दिए, उसने 10,000 देने के लिए वो मान गया, ठीक है, पेड 10,000 इन फुल सेटलमेंट, 10,000 दे दिए उसने, तो हमने तो पहले ही राइट ऑफ कर दिए थे पूरे के पूरे 14,000। अब 10,000 मिल गए, 10,000 मिल गए तो इसका मतलब बैड डेट रिकवर्ड हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। 11th क्लास में ये एंट्री पड़ी होगी, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट कितना, 10,000 मिल गए वापस, 10,000 वापस मिल गए। अगली बात, ये जो मुझे बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट जो मैंने यहां पे क्रेडिट किया, क्या ये मेरा एसेट क्रिएट नहीं हो गया, मेरा एसेट नहीं बढ़ गया क्या, मेरा एसेट नहीं बढ़ गया क्या, मेरा डेटर जो था वो इंक्रीज हो गया ना। मैंने तो देखो पूरा ही राइट ऑफ कर दिया था 14,000, मैंने तो पूरा ही राइट ऑफ कर दिया था 14,000। इस 14,000 में से 10,000 मिल गए तो मुझे अपने डेटर्स भी इक्विवेलेंट अमाउंट से बढ़ा देने चाहिए कि नहीं बढ़ा देने चाहिए, एसेट को भी बढ़ा देना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट होना चाहिए। भाई मैंने 14,000 रुपए पूरे ही हटा दिए थे, अब इस 14,000 में से ये जो 14,000 के डेटर थे इसमें से 10,000 मिल गए हैं, तो मुझे अपनी बुक्स में इस 10,000 का इंपैक्ट डेबिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए एज अ एसेट। तो डेबिट करना चाहिए, तो बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट के नाम से डेबिट होगा ये, एज अ एसेट डेबिट होगा ये। और फायदा हो रहा है तो क्रेडिट होगा कहां पे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, रीवैल्यूएशन अकाउंट में यहां पे ये क्रेडिट हो जाएगा। तो बीइंग बैड डेट रिकवर्ड रिकॉर्डेड, ठीक है, यहां पे रिकॉर्ड कर दिया हमने। तो भाई ये हमारी 11 ट्रांजैक्शंस हमने कवर कर ली हैं इलिस्ट्रेशन 36 की। एक एक ट्रांजैक्शन जो थी ये इंपॉर्टेंट थी सारी की सारी, तो अच्छे से देखना, अच्छे से करना। अमाउंट्स की जो वैल्यूएशन कहीं कहीं पे जो थी अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन वाले केस में जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन हुई थी यहाँ पे। उसके अलावा ये जो 8th एंट्री थी ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुई थी, और बाकी कॉन्सेप्ट्स भी काफी इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको इसमें से कोई बातें समझ में नहीं आई हैं तो आप मुझे फोन करके जो है पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, मैं अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे भी बातें समझ में आ गई होंगी, बट फिर भी किसी को अगर डाउट रह जाता है तो उसका डाउट मैं फोन पे निपटा दूंगा। तो ये था भाई इलिस्ट्रेशन 36। तो बच्चों जो इलिस्ट्रेशन 37 है जो आपकी बुक में, इलिस्ट्रेशन 37, ये आपका होमवर्क है। ये जो क्वेश्चन है इसमें गुडविल के बारे में आपको ट्रीटमेंट करना है, गुडविल का ट्रीटमेंट करना है आपको। ये हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ भी नया है ही नहीं, ठीक है, कुछ भी नया नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। अगर कोई भी डाउट आपको आता है इस क्वेश्चन में तो आप मुझसे कॉल पे पूछ लेंगे। वैसे तो डाउट आएगा नहीं क्योंकि कुछ भी नया है ही नहीं, बट फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट आ जाता है तो वो कॉल करके मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। कुछ नया नहीं है, इस वजह से मैं क्लास में नहीं करवा रहा, होमवर्क दे रहा हूँ। तो भाई आगे बढ़ते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 38 की तरफ। अब ये जो इलिस्ट्रेशन नंबर 38 है ये मैं आपको करवा के दूंगा। एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप बुक भी खोल लेना साथ साथ, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद इसका आंसर स्टार्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है ये हमारा फुल फ्लेज क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फुल फ्लेज क्वेश्चन है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, जितने कॉन्सेप्ट्स हमने अब तक पढ़े हैं वो सारे मिक्स हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक एक करके सारी चीजें हमें यहाँ पे देखनी पड़ेंगी। क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं। क्या है भाई, यहाँ पे हमें कहा गया कि स्वदेश एंड स्वराज वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। भाई स्वदेश और स्वराज जो है ये पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, 1:1 है। मतलब देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 वॉज फॉलोज, ठीक है। तो उनकी बैलेंस शीट हमें दी गई है 31 मार्च 2020 की। यहाँ पे जो बैलेंस शीट है इसमें हम एसेट साइड पे सबसे पहले देखते हैं क्या क्या चीजें हमें दी गई हैं। तो हमें कैश बैलेंस दिया गया है 12,000, बैंक बैलेंस दिया गया है, कैश एट बैंक दिया गया है 15,000, डेटर्स का अमाउंट 20,000 है,
जिसमें से प्रोविजन लेस करके यहाँ पे 500 का 19,500 शो किया हुआ आउटर कॉलम में। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है ये लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी साइड पे शो होना चाहिए था, इन लोगों ने अल्टरनेटिवली एसेट में से लेस करके शो किया हुआ है। तो अब मैं अगर आपसे पूछूंगा कि डेटर का अमाउंट कितना है यहाँ पे, तो 19,500 मत बोलना, डेटर का अमाउंट जब भी पूछूंगा तो कितना, 20,000। भाई ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है ये लाइबिलिटी है 500 रुपए की, ठीक है। ये जो लाइबिलिटी है ये लाइबिलिटी साइड पे शो करने के बजाय उन्होंने एसेट में से लेस करके शो कर दिया। डेटर से रिलेटेड लाइबिलिटी थी तो डेटर से लेस कर दिया इसको, ठीक है। लेकिन जब भी मैं पूछूंगा डेटर्स कितने हैं, तो भाई 20,000 के डेटर हैं, ठीक है, 19,500 के नहीं है। तो यहाँ पे बच्ची गलती कर देते हैं, यहाँ पे 19,500 के हिसाब से कैलकुलेशन कर देते हैं, गलती हो जाती है। तो ध्यान रखना डेटर्स 20,000 के ही हैं। बुक वैल्यू ऑफ डेटर कितनी है, 20,000, ठीक है ना। आगे वगैरह स्टॉक कितना है भाई, स्टॉक भी 20,000 है, फर्नीचर 10,000 है, मशीनरी जो है वो 18,000 है, लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है 73,500। एसेट साइड पढ़ के पहली बात तो ये समझ में आती है कि यहाँ पे गुडविल एग्जिस्टिंग इन बुक्स नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर होता तो मैं उसको राइट ऑफ करता, उसकी जर्नल एंट्रीज मैंने सिखा रखी है आपको। तो गुडविल अपीयरिंग इन बुक्स है ही नहीं यहाँ पे। अगली बात, यहाँ पे कोई फिक्टिशियस एसेट भी नहीं है। अगर कोई फिक्टिशियस एसेट होता तो मैं क्या करता, फिक्टिशियस एसेट्स को मैं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं, ठीक है। तो कोई फिक्टिशियस एसेट भी नहीं है यहाँ पे, तो कोई फिक्टिशियस एसेट भी नहीं है। फिक्टिशियस एसेट्स का ट्रीटमेंट मैंने समझा रखा है भाई, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उनको, ठीक है ना। तो यहाँ पे है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं लाइबिलिटी साइड की तरफ। तो लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स दिया गया है 50,000, बिल्स पेबल 15,000 है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000 है, और कैपिटल्स जो है वो स्वदेश की 60,000 है, स्वराज की 40,000 है। टोटल 1 लाख रुपए की यहाँ पे आपको कैपिटल दिख जाएगी, ठीक है। दोनों साइड्स का टोटल आपका इक्वल मैच कर रहा है यहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटीज का। नीचे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है। संभव इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो भाई संभव एक नया पार्टनर है जो कि इस फॉर्म में एडमिट हो रहे हैं 1 अप्रैल 2020 से, और उसकी जो टर्म्स है वो नीचे दी गई हैं। एक बार पढ़ लेते हैं भाई, काफी सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, एक एक करके सारे पॉइंट्स को पढ़ेंगे, गो थ्रू करेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं सबसे पहले, संभव विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। भाई संभव का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा, प्रॉफिट शेयर होगा, वो कितना होगा, 1/5 होगा। एंड ही विल ब्रिंग 20,000 एज हिज कैपिटल, और वो 20,000 रुपए कैपिटल के भी लेके आएगा। एंड 5,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, और 5,000 रुपए उसका शेयर ऑफ गुडविल बनता है वो भी लेके आएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दी गई है। संभव के रिस्पेक्ट में जो नया पार्टनर है उसका शेयर 1/5 है, कैपिटल के लिए वो 20,000 कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, और 5,000 रुपए वो गुडविल के भी लेके आ रहा है। कैपिटल के 20,000 लेके आ रहा है, गुडविल के 5,000 जो उसके बनते हैं वो लेके आ रहा है। आगे यहाँ पे कहा गया गुडविल ब्रॉट बाय संभव विल बी विड्रॉन बाय स्वदेश एंड स्वराज। जो संभव गुडविल लेके आया है वो स्वदेश और स्वराज विड्रॉ कर लेंगे। भाई मैंने गुडविल के केसेस आपको समझाए थे, सिचुएशंस अलग अलग समझाई थी इस चैप्टर में। वहां पे एक सिचुएशन ये भी थी जिसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं वो गुडविल जो होगी न्यू पार्टनर के द्वारा जो गुडविल लाई जाएगी उसको क्या कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। तो उसकी जर्नल एंट्री मैंने आपको समझाई थी, ठीक है। इस क्वेश्चन में दोबारा एक बार डिस्कस कर दूंगा मैं। आगे देखो भाई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी ब्रॉट अप टू 5,000 ऑन डेटर्स। वो कह रहा है भाई जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाली लाइबिलिटी थी ना वो 5% होनी चाहिए, डेटर्स का 5%। ऊपर देखो भाई बैलेंस शीट में डेटर्स कितने हैं, 20,000। डेटर्स कितने हैं, 20,000। वो कह रहा है 5% जो है वो क्या होना चाहिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। 20,000 का 5% कितना होता है, 1,000। तो मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना होना चाहिए था, 1,000। लेकिन बैलेंस शीट में कितना शो हो रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, भाई बैलेंस शीट में तो सिर्फ 500 रुपए ही शो हो रहा है। इसका मतलब मुझे 500 रुपए और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को 500 रुपए और बढ़ाना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को बढ़ाऊंगा तो लाइबिलिटी का अकाउंट क्रेडिट होगा 500 रुपए, डेबिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ये भी मैं दोबारा डिस्कस कर दूंगा एक बार। आगे यहाँ पे बोला गया कि मशीनरी भी रिड्यूस्ड बाय 2,000 एंड फर्नीचर बाय 12.5%। मशीनरी और फर्नीचर की वैल्यू रिड्यूस करने को बोला गया है। स्टॉक भी वैल्यूड एट 23,000, स्टॉक को 23,000 पे वैल्यू करने के लिए बोला गया है। लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 20%, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 20% बढ़ाने को बोला गया है। इन्वेस्टमेंट ऑफ 2,000 विच डिड नॉट अपीयर इन द बुक्स शुड बी रिकॉर्डेड। 2,000 की इन्वेस्टमेंट जो कि बुक्स में अपीयर नहीं हो रही है, अनरिकॉर्डेड एसेट है, इसको भी रिकॉर्ड करने के लिए हमें बोला गया है।
आगे देखो भाई, नेक्स्ट पेज पे आपको 8th यहाँ पे एडजस्टमेंट दिखेगी। आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच हैड डेबिटेड टू P&L अकाउंट 5,000 टू बी कैरी फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। वो कह रहे हैं भाई 5,000 रुपए एज अनएक्सपायर्ड। अनएक्सपायर्ड का मतलब होता है प्रीपेड, अनएक्सपायर्ड का मतलब क्या होता है, प्रीपेड। तो वो कह रहे हैं इंश्योरेंस को एज अ प्रीपेड इंश्योरेंस बुक्स में रिकॉर्ड करना है, मतलब एसेट क्रिएट करना है हमको, ठीक है। तो ये एंट्री मैंने आपके साथ डिस्कस की थी अभी। आगे वो कह रहा है अब बिल फॉर 5,000 फॉर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस वाज नॉट अकाउंटेड। वो बोल रहा है भाई 5,000 का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का बिल था जिसकी अकाउंटिंग ही नहीं किया हमने, ठीक है। तो इसका क्या करना है वो भी देखना पड़ेगा। तो भाई ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है ये हमारा आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब लाइबिलिटी है ये हमारी, तो लाइबिलिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। देखेंगे अभी क्या करना है। आगे वो कह रहे हैं पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और न्यू फर्म की बैलेंस शीट बनानी है। अब एक बात है कि भाई न्यू फर्म की बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें कैपिटल अकाउंट भी तो बनाना पड़ेगा ना। रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की बैलेंस शीट बनाने के लिए कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस शीट में हमें कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस भी तो लिखने होते हैं लायबिलिटी साइड पे। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली वो ये भी चाहता है कि हम कैपिटल अकाउंट भी बना के दिखाएं, ठीक है। कैपिटल अकाउंट भी बना के दिखाने पड़ेंगे यहाँ पे। तो जर्नल एंट्रीज मांगी गई है, रीवैल्यूएशन अकाउंट मांगा गया, कैपिटल अकाउंट मांगा गया और बैलेंस शीट मांगी गई है रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की, न्यू फर्म की। तो भाई स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का आंसर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का आंसर। एडमिशन का क्वेश्चन है, ध्यान में रखना ये बात, एडमिशन का क्वेश्चन है। जब भी एडमिशन का क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ बातें दिमाग में रखनी पड़ेंगी। क्या क्या बातें दिमाग में रखनी पड़ेंगी? सबसे पहले आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो वगैरह का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, फिर गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड प्रॉफिट्स का जो है ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब स्टेप्स जो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़े थे, लास्ट चैप्टर में भी पढ़ाए थे मैंने आपको, ठीक है ना। सबसे पहले चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को यहाँ पे अकाउंट किया जाएगा, फिर गुडविल को अकाउंट किया जाएगा, उसके बाद एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन किया जाएगा, उसके बाद रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का जो है ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो ये सब स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में एक बात देखना, जो नया पार्टनर है उसका शेयर गिवन है हमें 1/5, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है कितना 1/5, और ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो गिवन है 1:1। तो यहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की जरूरत है क्या मुझे? तो भाई यहां पे जरूरत ही नहीं है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की, ठीक है ना। तो इस तरह के केस में मैंने बताया था जो ओल्ड रेशियो होती है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है। इसका मतलब यहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी क्या आएगी, 1:1 ही तो आएगी ना। स्वदेश और स्वराज की जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो 1:1 ही तो आएगी। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहां पे निकालने का झंझट खत्म हो गया। तो सीधा नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की तरफ, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की तरफ। तो भाई स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज। तो यहां पे देखना इलिस्ट्रेशन नंबर है ये हमारा 38 और मैं जर्नल से स्टार्टिंग करवा रहा हूं। जर्नल एंट्रीज हम लोग यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं। पहली एंट्री में यहां पे किस चीज की कर रहा हूं, गुडविल के ट्रीटमेंट की करूंगा, गुडविल की एंट्री करूंगा। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है जो संभव है, नया पार्टनर जो है संभव, उसका शेयर 1/5 है और वो 20,000 रुपए कैपिटल के भी लेके आ रहा है। तो भाई कैपिटल का जो पैसा वो लेके आ रहा है उसकी भी एंट्री करनी पड़ेगी मुझे। और फिर वो बोल रहा है 5,000 रुपए वो गुडविल के भी लेके आ रहा है, 5,000 रुपए वो गुडविल के भी लेके आ रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, बैंक अकाउंट डेबिट, ध्यान देना भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट और टू संभव्स कैपिटल अकाउंट, संभव्स कैपिटल अकाउंट। भाई मैंने क्या किया, वो जो 20,000 की कैपिटल लेके आ रहा है उसकी एंट्री और 5,000 जो गुडविल का पैसा लेके आया उन दोनों की एंट्री जो है, पैसा लाने की एंट्री मैंने एक साथ ही कर दी, ठीक है ना। मैंने आपको ऐसे समझाया भी था, कंबाइन एंट्री हम लोग कर सकते हैं। तो आपको अगर अलग अलग करनी होगी तो अलग अलग कर लेना। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 5,000, ठीक है, ये आपकी गुडविल की एंट्री हो जाएगी। और कैपिटल की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू संभव कैपिटल अकाउंट 20,000 यहां पे अमाउंट आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने तो कंबाइन ही कर दिया, ठीक है। तो बीइंग गुडविल एंड कैपिटल ब्रॉट इन, बीइंग गुडविल एंड कैपिटल ब्रॉट इन। तो भाई ये तो हमारी जो एडजस्टमेंट थी ये हो गई है। क्वेश्चन में आप देखते रहना, मैंने फर्स्ट पॉइंट की एंट्री की है, यहां पे जो एडजस्टमेंट का फर्स्ट पॉइंट गिवन था ना उसकी एंट्री मैंने यहां पे की है, ठीक है, ध्यान देना इस बात पे।
आगे अब देखो सेकंड पॉइंट वहां पे क्या गिवन था कि ये जो गुडविल का अमाउंट है, अभी पहली बात तो फर्स्ट पॉइंट की एंट्री कंप्लीट हुई भी नहीं है, ठीक है, अभी फर्स्ट पॉइंट की एंट्री कंप्लीट नहीं हुई, अभी यहाँ पे एक और एंट्री करनी पड़ेगी। आपको याद होगा ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट है इसकी एंट्री भी तो करनी पड़ेगी ना, इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने की। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री भी तो करनी थी यहाँ पे, तो ये भी एंट्री कर देते हैं। स्वदेश कैपिटल अकाउंट एंड स्वराज कैपिटल अकाउंट, स्वदेश कैपिटल अकाउंट एंड स्वराज कैपिटल अकाउंट। तो भाई यहां पे ये जो 5000 था ये इन दोनों में इक्वली बटेगा, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशो मैंने आपको बताया यहां पे इक्वल है, यहां पे ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो है। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। अगली बात, अब सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, जो एडजस्टमेंट का सेकंड पॉइंट था, गुडविल ब्रॉट बाय संभव विल बी विड्रॉन बाय स्वदेश एंड स्वराज। भाई जो संभव गुडविल का पैसा लेके आया, ये स्वदेश और स्वराज ने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। तो पैसा विड्रॉ करने की एंट्री क्या होगी, स्वदेश अकाउंट डेबिट, स्वदेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, स्वराज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बात समझ में आ रही है ना, ये एंट्री हमने की थी, मैंने डिटेल में आपको इन एंट्रीज की एक्सप्लेनेशन दे रखी है पहले ही। तो ये 2500 अपने ले गया, ये 2500 अपने ले गया, टोटल 5000 रुपया फर्म से चला गया, ठीक है। बीइंग गुडविल विड्रॉन, बीइंग गुडविल विड्रॉन, गुडविल का पैसा विड्रॉ कर लिया गया पार्टनर्स के द्वारा, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स थे उन्होंने अपना पैसा विड्रॉ कर लिया। आगे देखो भाई, थर्ड जो पॉइंट था आपके क्वेश्चन में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर। भाई इस पे ध्यान देना, वो कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है उसको 5% कर देना चाहिए डेटर का। भाई अभी जो डेटर्स है वो 20,000 के हैं, तो 20,000 का 5% होता है 1,000, मतलब वो कह रहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो 1,000 होना चाहिए, लेकिन बुक्स में तो सिर्फ 500 रुपए ही है। ध्यान से देखो, डेटर में से कितना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस हो रखा है, 500 रुपए। इसका मतलब मुझे 1,000 बनाने के लिए 500 रुपए और बढ़ाना पड़ेगा ना प्रोविजन को। तो प्रोविजन तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ाऊंगा तो लाइबिलिटी का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, क्रेडिट कर दिया मैंने, लाइबिलिटी बढ़ा दी, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। अब यहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होना चाहिए वैसे तो, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे ना सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को एक ही सिंगल एंट्री के अंदर एडजस्ट करूंगा। तो मैंने क्या किया, यहां पे 500 रुपए की ये लाइबिलिटी बढ़ा दी। मैं सीधा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलूंगा, जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट। बुक में देखना ध्यान से, मशीनरी भी रिड्यूस्ड बाय 2000, मशीनरी की वैल्यू को 2000 रुपए क्या करना है, घटाना है। मशीनरी देखो कितनी है भाई, 18,000 की है बुक्स में, 2000 रुपए घटा देना है, बाय 2000 लिखा हुआ है। मशीनरी एसेट है, एसेट की वैल्यू को घटाऊंगा तो एसेट का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो टू मशीनरी अकाउंट, मैं सिंगल एंट्री में ये सारी एडजस्टमेंट कर दूंगा एसेट्स और लाइबिलिटीज की। तो 2000 रुपए मैंने मशीनरी की वैल्यू को क्या कर दिया, घटा दिया। वो कह रहे हैं फर्नीचर की वैल्यू को 12.5% घटाना है। फर्नीचर देखो कितना है भाई, फर्नीचर तो बुक्स में आपको फर्नीचर 10,000 दिखेगा, 10,000 का 12.5% कितना आएगा, 1250। तो फर्नीचर को घटाना है, फर्नीचर एसेट है, एसेट को घटाएंगे तो एसेट का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो फर्नीचर अकाउंट भी क्रेडिट हो गया, 1250। फिर वो कह रहे हैं स्टॉक को 23,000 रुपए पे वैल्यू करना है। नेक्स्ट पार्ट में देखना, फिफ्थ पॉइंट में, स्टॉक भी वैल्यूड एट 23,000। स्टॉक कितना था बुक्स में, 20,000 का, अब वो कह रहे हैं 23 का बना दो, मतलब 3,000 रुपए बढ़ा दो। स्टॉक एसेट है, एसेट की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो एसेट का अकाउंट डेबिट होगा, स्टॉक अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कितना, 3,000 रुपए, 20,000 तो पहले से था, 23 का बनाना है तो 3,000 बढ़ा दिया, डेबिट कर दिया। आगे वो कह रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%, लैंड एंड बिल्डिंग को भी क्या कर दो, एप्रिशिएट कर दो 20%। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी है भाई, 73500। अब वो कह रहा है भाई 20% इंक्रीज कर दो। 20% कितना होगा, 73500 का 20% कितना होगा, तो 73500 का 20% कितना होगा, 14,700 रुपए, 14,700 रुपए। तो वो कह रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग को 14,700 रुपए बढ़ा दो। तो भाई लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, बढ़ाने के लिए लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। 14,700 रुपए मैंने बढ़ा दिया लैंड एंड बिल्डिंग को। आगे वो कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ 2,000 विच हैड नॉट अपीयर इन द बुक्स शुड बी रिकॉर्डेड।
ठीक है, तो ये हम बाद में एंट्री कर लेंगे इसकी, अभी इतनी ही एंट्रीज को सबसे पहले मैं एडजस्ट कर देता हूं। डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है भाई 17,700। 17,700 में से ये जो क्रेडिट साइड का टोटल है इसको लेस कर देंगे। क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है 3,750। 3,750 तो 17,700 में से 3,750 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 13,950। तो 13,950 का हमें क्या हो गया फायदा हो गया। एसेट्स जो हैं वो ज्यादा बढ़ रहे हैं, नुकसान कम हो रहा है, देखो तो फायदा हो गया। क्रेडिट कर देंगे कौन से खाते में रीवैल्यूएशन अकाउंट में। रीवैल्यूएशन अकाउंट में बीइंग सन्ड्री एसेट्स रीवैल्यूड, सन्ड्री एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यूड। बीइंग सन्ड्री एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यूड। अब जो 7th पॉइंट था उसको भी देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ 2,000 विच डिड नॉट अपीयर इन द बुक शुड बी रिकॉर्डेड। वो कह रहे हैं 2000 की इन्वेस्टमेंट जो है वो बुक्स में अपीयर नहीं कर रही थी, मतलब अनरिकॉर्डेड एसेट था, उसको भी रिकॉर्ड करना है, तो उसकी एंट्री अलग से कर देते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एसेट है, एसेट को रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट का अकाउंट डेबिट होगा, तो एसेट्स बढ़ा दिए मैंने, डेबिट कर दिए 2,000 रुपीज से, और फायदा हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया क्रेडिट, कितना 2,000 रुपए। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट पेज पे हमें बताया गया कि हमें प्रीपेड इंश्योरेंस नाम से एसेट बुक करना था, तो ये एंट्री भी हमने ऑलरेडी पहले ही पढ़ ली थी। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और यहां पे 2 होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, फायदा हो गया एसेट क्रिएट करा तो कितना 5,000 रुपए। तो बीइंग एसेट क्रिएटेड, बीइंग एसेट क्रिएटेड, बीइंग एसेट क्रिएटेड। और लास्ट जो उसने एंट्री हमें दी है, अ बिल ऑफ 5,000 फॉर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस वाज नॉट रिकॉर्डेड, वाज नॉट अकाउंटेड। इसकी एंट्री क्या होगी भाई, हमने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का बिल रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो वो आउटस्टैंडिंग हो गया ना इसका मतलब, तो लाइबिलिटी बढ़ गई, तो लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट कर देंगे। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट, अकाउंट क्रेडिट, सॉरी, ठीक है, क्रेडिट कर देंगे। लाइबिलिटी बढ़ा दी हमने 5,000 रुपए, और नुकसान हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट में, डेबिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे 5,000 का नुकसान। तो बीइंग लाइबिलिटी रिकॉर्डेड, तो ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी जो हमने रिकॉर्ड कर दी। तो भाई ये सारी हमारी जर्नल एंट्रीज थी जो हमने यहां पे रिकॉर्ड कर दी हैं। अब जो इनका नेट इंपैक्ट आएगा, यहां पे रीवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्रीज का नेट इंपैक्ट भी तो आएगा ना, रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो उसकी एंट्री भी तो यहां पे करनी पड़ेगी। तो वो एंट्री मैं बाद में करूंगा, उससे पहले मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा और वहां पे ही तो मुझे बैलेंसिंग फिगर निकाल के पता चलेगा ना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तब मैं यहां पे आके दोबारा एंट्री करूंगा। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस की एंट्री यहां पे आपको करके दिखाऊंगा। एक और बात कि यहां पे लाइबिलिटीज साइड पे या एसेट साइड पे बैलेंस शीट के अंदर कोई भी ऐसी आइटम नहीं है जिसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ना तो यहाँ पे फिक्टिशियस एसेट्स हैं, ना ही यहाँ पे रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेज हैं। ठीक है ना, रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेज भी नहीं है, क्योंकि उनको भी तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता था, याद होगा आपको। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है जो पार्टनर्स में बांट दिया जाए। तो जर्नल एंट्रीज बस इतनी ही हो पाएंगी। ठीक है, इससे ज्यादा जर्नल एंट्री नहीं हो पाएगी। तो एक एंट्री यहाँ पे रह गई है रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस की, और वो एंट्री मैं आपको अभी कराऊंगा कब, जब रीवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा, उसका बैलेंसिंग फिगर जब मैं पार्टनर्स में बांटूंगा तब कराऊंगा। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहां पे सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट का। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, यहां पे डेबिट साइड आएगी पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अगेन यहाँ पे अमाउंट। तो डेबिट और क्रेडिट साइड हमारे पास यहाँ पे हमने बना दी है। अब हम क्या करेंगे, जो जर्नल एंट्रीज हमने रिकॉर्ड की थी उनकी पोस्टिंग करेंगे इन अकाउंट्स के अंदर। तो जर्नल एंट्रीज देखते हैं भाई, जिस जिस जर्नल एंट्री में रीवैल्यूएशन अकाउंट आ रहा था सिर्फ उन्हीं जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करने। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री में कहीं पे भी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट या क्रेडिट नहीं हुआ। सिमिलरली सेकंड और थर्ड एंट्री में भी कहीं पे भी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट या क्रेडिट नहीं हुआ। बट जो हमारी फोर्थ एंट्री हमने यहां पे रिकॉर्ड की थी, यहां पे रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है भाई।
रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करेंगे किस नाम से? अपोजिट साइड पे जो हमने चीजें रिकॉर्ड की हुई है, क्या क्या रिकॉर्ड किया है? स्टॉक एंड लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक एंड लैंड एंड बिल्डिंग। तो भाई यहां पे 3000 आएगा और यहां पे 14,700 आ जाएगा। ऐसे ही ये जो आइटम्स यहां पे क्रेडिट हो रही हैं वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 500, टू मशीनरी 2000, टू फर्नीचर 1250। ठीक है, तो जो जो आइटम्स क्रेडिट हुई थी उनको मैंने यहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे पोस्ट कर दिया है। आगे देखते हैं भाई, आगे यहां पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने एंट्री की थी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट साइड पे बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये जो पोस्टिंग करने का तरीका है ये मैंने ऑलरेडी आपको 11th क्लास में समझा रखा है, तो उम्मीद करता हूं सबको आता होगा। अगर किसी बच्चे को पोस्टिंग नहीं आती है जर्नल्स की तो मुझे कॉल करना, मैं कॉल पे समझाऊंगा। आगे जो हमने जर्नल एंट्रीज यहाँ पे की थी उसमें सबसे पहले प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने किया था। अगेन रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग होगी प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000 रुपीज। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे पोस्टिंग होगी टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस या आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 5,000। तो ये जितनी भी एंट्रीज हमने यहां पे रिकॉर्ड की थी मैंने सभी एंट्रीज को यहां पे पोस्ट कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा भाई, अब मैं बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा। यहां पे अब मैं बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा। तो भाई क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या क्या फिगर्स हैं हमारे पास, 3000 प्लस 14,700 प्लस 2000 और प्लस 5000, तो यहाँ पे टोटल आएगा 24,700। तो ज्यादा वाला टोटल यहीं पे आएगा हमारा, यहाँ का तो टोटल कम बन रहा है ना, तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे बचेगी। तो ये सारी आइटम्स को जो है यहाँ पे लेस कर देते हैं 24,700 में से। तो 24,700 में से माइनस करेंगे, क्या क्या चीजें माइनस करनी है भाई, तो 24,700 में से माइनस करेंगे 500, माइनस करेंगे 2000, माइनस करेंगे 1250 रुपीज एंड माइनस करेंगे 5000। तो यहाँ पे 15,950 रुपए का बैलेंस बच जाएगा। ये हमारा प्रॉफिट है एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट। तो इसको हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांटेंगे, मैंने आपको समझाया था। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर्स हमारे कौन कौन थे यहाँ पे क्वेश्चन में भाई, ओल्ड पार्टनर्स का नाम क्या क्या था, स्वदेश और स्वराज। तो स्वदेश और स्वराज में बांट देते हैं, स्वदेश और स्वराज में बांट देंगे। किस रेशो में बांटेंगे, इक्वल रेशो में बांटेंगे, मतलब यहाँ पे 1:1 की रेशो में बांटेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे 7975 स्वदेश के अकाउंट में आएंगे और 7975 स्वराज के अकाउंट में आएंगे। तो ये बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। और ये जो लास्ट वाली यहाँ पे जो पोस्टिंग की है मैंने, ये वाली प्रॉफिट की, इसकी जर्नल भी कर देते हैं। जो रिवैल्यूएशन में मुझे प्रॉफिट हुआ, ठीक है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन की यहाँ पे एंट्री करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट टू स्वदेश कैपिटल अकाउंट, स्वदेश कैपिटल अकाउंट एंड टू स्वराज कैपिटल अकाउंट, स्वराज कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे 15,950 को इन दोनों में इक्वली बांट देंगे, 7975 7975 बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन रिकॉर्डेड, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन रिकॉर्डेड। तो भाई जर्नल्स भी कंप्लीट हो गई है हमारी और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बन गया है। अब नेक्स्ट काम क्या है भाई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, यहां पे फॉर्मेट बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे डेबिट साइड पे पर्टिकुलर्स आएगा
और शॉर्ट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्वदेश को SW से लिख देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेस कम है इस वजह से आप लोग पूरा पूरा लिखना। स्वदेश स्वराज को मैं S लिख देता हूँ, ठीक है। और जो नया पार्टनर था, न्यू पार्टनर का नाम था संभव, तो उसको SA लिख देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे समझ जाना अब आप लोग, मैंने स्पेस कम था इस वजह से शॉर्ट में लिख दिया है, आप लोग कंप्लीट लिखना, स्वदेश स्वराज एंड संभव, ठीक है। तो सबसे पहला काम मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं ओपनिंग कैपिटल्स यहाँ पे लिखूंगा बाय बैलेंस BD के नाम से। ये जो ओपनिंग कैपिटल्स है आपको जो बैलेंस शीट क्वेश्चन में गिवन थी वहां पे मिलेंगी। तो क्वेश्चन में जाके देखो, लाइबिलिटी साइड पे आपको स्वदेश और स्वराज की ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी। कितनी कितनी थी भाई, 60,000 और 40,000, 60,000 और 40,000। और स्वराज तो अभी नया पार्टनर है, इसकी थोड़ी ना कोई ओपनिंग कैपिटल होगी, सॉरी स्वराज नहीं, संभव, संभव तो नया पार्टनर है, इसकी थोड़ी ना कोई ओपनिंग कैपिटल होगी। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद बैलेंस शीट से कोई भी आइटम्स नहीं है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग करूंगा। अब यहाँ पे जर्नल एंट्रीज की पोस्टिंग करूंगा, तो एक एक करके वो सारी एंट्रीज पोस्ट करेंगे जहां पे कैपिटल अकाउंट आ रहा है। तो फर्स्ट एंट्री देखना, यहाँ पे संभव कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो इसकी पोस्टिंग होगी संभव कैपिटल अकाउंट में बाय बैंक अकाउंट के नाम से। डेबिट क्या हो रहा था, बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट तो भाई 20,000 ही आएगा ना, जितना संभव के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हुआ। तो इस एंट्री की पोस्टिंग हो गई। ऐसे ही इस वाली एंट्री की पोस्टिंग करेंगे, स्वदेश और स्वराज के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है इन दोनों का कैपिटल अकाउंट, तो क्रेडिट साइड पे एंट्री होगी बाय प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। मेरे पास स्पेस कम है, आप लोग पूरा लिखना, एब्रीविएशन यूज मत करना। यहाँ पे 2500 रुपए यहाँ पे आ गया, 2500 यहाँ पे आ गया, तो इस एंट्री की भी पोस्टिंग हो गई। उसके बाद इस एंट्री की पोस्टिंग करेंगे, स्वदेश और स्वराज का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे पोस्टिंग होगी टू बैंक अकाउंट के नाम से, टू बैंक अकाउंट 2500, ठीक है भाई, ये भी पोस्टिंग हो गई। उसके बाद यहाँ पे कोई कैपिटल अकाउंट नहीं आया, यहाँ पे भी नहीं आया। नेक्स्ट एंट्रीज में देखते हैं, यहाँ पे भी नहीं आया, यहाँ पे भी नहीं आया, बट यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे इस एंट्री को पोस्ट करेंगे। या अल्टरनेटिवली मैं यहाँ से क्रॉस ट्रांसफर भी करूंगा तो भी सेम बात होगी, ठीक है ना, क्रॉस ट्रांसफर भी करूंगा तो भी सेम बात होगी, यहाँ मैं पोस्टिंग कर दूंगा तो भी सेम बात होगी। तो कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट हो रहे हैं, तो क्रेडिट साइड पे एंट्री होगी बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 7975। तो भाई ये भी हमने यहाँ पे एंट्री क्या कर दी, पोस्ट कर दी है, तो ये भी एंट्री पोस्ट कर दी हमने। तो जितनी एंट्रीज थी जो कैपिटल अकाउंट में पोस्ट होनी चाहिए थी वो सारी की सारी मैंने पोस्ट कर दी है, कोई भी एंट्री यहाँ पे पेंडिंग नहीं बची है मेरे पास। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा, अब मैं यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा, क्लोजिंग कैपिटल निकालूंगा। तो क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं भाई, यहाँ पे टू बैलेंस CD बचना चाहिए, बैलेंस CD बचना चाहिए यहाँ पे। तो टोटल करते हैं भाई, यहाँ का टोटल कितना आएगा। सबसे पहले यहाँ पे स्वदेश का टोटल करेंगे, तो स्वदेश का टोटल करते हैं भाई, यहाँ पे 60,000 प्लस 2500 और प्लस 7975, तो ये टोटल बनेगा 70472 और उसमें से लेस करेंगे 2500, तो लेस करेंगे 2500, तो यहाँ पे आ जाएगा 67972। ऐसे ही यहाँ पे स्वराज का भी टोटल करेंगे, 40,000 प्लस 2500 और प्लस करेंगे 7975, तो यहां पे अमाउंट कितना आएगा भाई, देखते हैं ध्यान से। तो ये अमाउंट हमारे पास टोटल आएगा 50475 यहां पे भी लिख दिया, और 2500 लेस कर देंगे इसमें से, तो ये हमारे पास बैलेंसिंग फिगर बचेगी 47975। ऐसे ही यहां पे संभव का कैपिटल अकाउंट का टोटल 20,000 आएगा और उसका बैलेंसिंग फिगर भी 20,000 ही बचेगा, ठीक है। तो हमने जो है कैपिटल अकाउंट भी बना दिया है पार्टनर्स का। और लास्ट चीज अब हमें क्या करनी है, यहाँ पे बैलेंस शीट बनानी है। तो यहां पे देखेंगे भाई, बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाएंगे, यहां पे लाइबिलिटीज आएंगी, यहां पे अमाउंट्स आ जाएंगे, यहां पे एसेट्स आएंगे और यहां पे अमाउंट्स आ जाएंगे। जब भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो पुरानी वाली बैलेंस शीट को कंसीडर करते हुए न्यू वाली बैलेंस शीट बनाएंगे। इट मींस मैं पुरानी वाली बैलेंस शीट और रीवैल्यूएशन अकाउंट इन दोनों को जोड़ के ये बनाऊंगा बैलेंस शीट, ठीक है। तो आपका ध्यान पुरानी वाली बैलेंस शीट और रीवैल्यूएशन अकाउंट इन दोनों पे होना चाहिए।
तो पुरानी बैलेंस शीट पे देखो भाई, सबसे पहले एसेट साइड पे आपको कैश दिखेगा। क्या कैश को कहीं पे भी मैंने रीवैल्यू किया था? नहीं किया था, तो कैश एज इट इज आ जाएगा। तो भाई कैश यहां पे आ जाएगा 12,000, कैश यहां पे आ गया 12,000। अगली आइटम हमारे पास यहां पे थी कैश एट बैंक। कैश एट बैंक, क्या मैंने कैश एट बैंक को कहीं पे भी रीवैल्यू किया? तो भाई एक चीज पे ध्यान देना, जब हमारे पास गुडविल और प्रीमियम का पैसा आया था, प्रीमियम का और कैपिटल का पैसा आया था मतलब, तब हमने बैंक अकाउंट को डेबिट किया था यहाँ पे, और जब गुडविल का पैसा चला गया था तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट भी तो किया था ना यहाँ पे। इट मींस यहाँ पे हमें बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मैं रफली यहाँ पे देखो बैंक अकाउंट बना के दिखाता हूं आपको, बैंक अकाउंट बना के दिखाएंगे यहाँ पे। बैंक अकाउंट का बैलेंस क्योंकि हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे, जो ओपनिंग बैलेंस है वही हमारा क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि कुछ ट्रांजैक्शंस भी हुई है बैंक के थ्रू। तो यहाँ पे हमें बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ध्यान देना, ओपनिंग बैलेंस कितना था? एसेट है ये बैंक, तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा, बैलेंस बीडी के नाम से यहाँ पे 15,000 था ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद इस वाली एंट्री की पोस्टिंग करेंगे यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो डेबिट साइड पे एंट्री होगी टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंड टू संभव्स कैपिटल अकाउंट, संभव्स कैपिटल अकाउंट, संभव्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना कितना आ गया? 5,000 आ गया गुडविल का, और ये आ गया हमारे पास 20,000। उसके बाद यहां पे भी बैंक अकाउंट यहां पे यूज हुआ था, क्रेडिट हो रहा था, तो यहां पे भी पोस्टिंग होगी क्रेडिट साइड पे बाय स्वदेश कैपिटल अकाउंट एंड बाय स्वराज कैपिटल अकाउंट, स्वराज कैपिटल अकाउंट 2500। उसके अलावा कहीं पे भी किसी भी एंट्री में जो है बैंक अकाउंट यूज नहीं हुआ, कहीं पे भी किसी भी एंट्री में बैंक अकाउंट यूज नहीं हुआ। तो बस इतनी ही एंट्रीज थी बैंक अकाउंट से रिलेटेड जो कि मैंने पोस्ट कर दी है। यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो टोटल यहाँ का कितना आएगा? 40,000 आ गया। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर बच गई 35,000 बाय बैलेंस सीडी। तो ये हमारा क्लोजिंग बैंक बैलेंस है। तो यहाँ पे जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, जो न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे मतलब, वहां पे हम जो बैंक बैलेंस शो करेंगे वो कितना शो करेंगे? 35,000 शो करेंगे। उसके बाद डेटर्स से रिलेटेड यहाँ पे एडजस्टमेंट थी, डेटर्स लिखते हैं यहाँ पे, डेटर्स। तो भाई डेटर्स जब मैंने यहाँ पे लिखा तो 20,000 रुपीज के डेटर्स थे यहाँ पे हमारे। कितने के डेटर्स थे? 20,000 रुपीज के। क्या इस क्वेश्चन में डेटर्स को मैंने रीवैल्यू किया था? क्या नहीं किया। तो डेटर्स तो 20,000 ही रहेंगे, डेटर्स तो 20,000 ही रहेंगे। उसके बाद इसमें से लेस होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन को मैंने रीवैल्यू किया था, 500 रुपए बढ़ा दिया था, तो यहाँ पे 1,000 रुपए आएगा, ध्यान देना। तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा? 19,000। उसके बाद स्टॉक को भी मैंने रीवैल्यू किया था। मुझे पुरानी बैलेंस शीट और इस रीवैल्यूएशन अकाउंट दोनों को साथ साथ रख के कंसीडर करना है। स्टॉक को मैंने रीवैल्यू किया था, 23,000 होगा अब स्टॉक यहाँ पे। लैंड एंड बिल्डिंग जो मेरे को दिया हुआ है, फर्नीचर जो मुझे गिवन है भाई, फर्नीचर को भी मैंने रीवैल्यू किया था। फर्नीचर की वैल्यू जो है मैंने यहाँ पे 1,250 रुपए कम कर दी थी। तो अभी फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी? 10,000 थी, तो 1,250 लेस कर देंगे तो न्यू वैल्यू कितनी आएगी? 10,000 माइनस 1,250। तो यहाँ पे 8,750 का फर्नीचर शो होगा अब। तो ध्यान रखना भाई, मशीनरी को भी मैंने रीवैल्यू किया था, मशीनरी को मैंने 2,000 रुपए घटा दिया था, तो 16,000 रुपए मशीनरी शो होगी यहाँ पे। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग जो था, लैंड एंड बिल्डिंग जो था वहां पे भी मैंने रीवैल्यूएशन किया था। मैंने 14,700 रुपए इंक्रीज कर दी थी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू। तो पहले जो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू थी वो कितनी थी? 73,500। तो उसमें 14,700 ऐड कर दूंगा, 88,200 रुपीज यहाँ पे जो है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू शो होगी, 88,200 रुपीज। तो ये तो मैंने वो वाले सारे एसेट्स लिखे जो कि मैंने पुरानी बैलेंस शीट में लिखे हुए थे। क्या इसके अलावा कोई अनरिकॉर्डेड एसेट को मैंने रिकॉर्ड किया यहाँ पे? तो हाँ भाई, इन्वेस्टमेंट भी तो अब आ गई ना बुक्स में, तो इन्वेस्टमेंट भी शो करनी पड़ेगी अब। तो भाई ध्यान रखना पड़ेगा, अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है जो पुरानी बैलेंस शीट में नहीं था तो उसको भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके अलावा प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम भी एक अनरिकॉर्डेड एसेट ही था, पहले ये एसेट रिकॉर्ड नहीं किया गया था। तो ये दोनों हमारे अनरिकॉर्डेड एसेट थे, इनको भी मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। इसके अलावा यहाँ पे और कोई एसेट से रिलेटेड कोई भी जो है ट्रीटमेंट हमने नहीं किया था। अब आते हैं लायबिलिटी साइड पे। तो पुरानी बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स कितने शो हो रहे थे? क्रेडिटर्स भाई 50,000 शो हो रहे थे, और क्रेडिटर्स का हमने कोई ट्रीटमेंट किया भी नहीं है।
क्रेडिटर्स से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं थी हमारे पास, तो 50,000 पूरा का पूरा आ गया। बिल्स पेबल की भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो बिल्स पेबल भी यहाँ पे पूरा 15,000 आ जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए थे हमने। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई थी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हमारे 3,000 थे, 3,000 ही रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पे एक न्यू लाइबिलिटी क्रिएट हो गई थी, न्यू लाइबिलिटी क्रिएट हो गई थी आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम से, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम से एक न्यू लाइबिलिटी क्रिएट होगी यहाँ पे 5,000 की, तो ये यहाँ पे शो होगी। तो ये हो गया। उसके बाद क्या करना है भाई, तो उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, अब कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिखने हैं यहाँ पे, तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट्स, तो तीनों पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस यहाँ पे हमें ये वाले बैलेंसेस लिखने हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस। तो यहां पे आ जाएगा स्वदेश, स्वराज और यहां पे आ जाएगा संभव। तो तीनों के अमाउंट्स यहां पे लिख देते हैं हम लोग। 67972 यहां पे आ गया, 47975 यहां पे आ गया और 20,000 यहां पे आ गया। तो टोटल कर लेंगे, टोटल यहां पे आउटसाइड कॉलम में आ जाएगा, बाहर आ जाएगा टोटल। अब भाई यहां पे हमने टोटलिंग में थोड़ी मिस्टेक कर दिया, जब हमने संभव का टोटल किया था तो ये गलत आया था। एक बार दोबारा देखते हैं, 60,000 प्लस 2500 प्लस 7975 और माइनस 2500। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर थी इसमें यहाँ पे 5 यहाँ पे आना चाहिए था, 5 आना चाहिए था, और यहाँ पे भी ये 5 आना चाहिए था टोटलिंग में भी। ठीक है, मैंने 2 लिख दिया था ये, तो इसको 5 कर लेंगे। ठीक है, बाकी सब यहाँ पे सही है। तो इन तीनों का टोटल करते हैं भाई, टोटल कितना आता है, टोटल देखते हैं जरा। यहाँ पे 67975 प्लस 47975 और प्लस 20,000, 67975 प्लस 47975 और प्लस 20,000। तो भाई ये टोटल आएगा हमारे पास 1,35,950। अब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे और अगर इक्वल आ गया तो सही है, वरना गलत होगा क्वेश्चन। तो लाइबिलिटी साइड का टोटल करते हैं, 50,000 प्लस 15,000 प्लस 3,000 प्लस 5,000 एंड प्लस 1,39,950। तो भाई ये टोटल हमारे पास यहाँ पे आएगा 208950। ऐसे ही एसेट साइड का भी टोटल करते हैं, 12,000 प्लस 35,000 प्लस 19,000 प्लस 23,000 प्लस 8750 प्लस 16,000 प्लस 88,200 प्लस 2,000 एंड प्लस 5,000। तो यहां का भी टोटल हमारा 208950 ही आ रहा है। तो टोटल दोनों साइड का मैच कर रहा है, इट मींस आंसर सही है, अदरवाइज आंसर गलत होता। ठीक है, तो टोटल दोनों साइड का मैच करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने ये बैलेंस शीट कैसे बनाई, मैंने पुरानी बैलेंस शीट के आइटम्स को भी कंसीडर किया, और अगर कुछ न्यू एसेट्स या न्यू लायबिलिटीज क्रिएट हुए हैं यहाँ पे उनको भी कंसीडर किया। पुरानी जो बैलेंस शीट थी उसमें अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ी या घटी है तो उसको भी कंसीडर किया मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। लाइबिलिटीज की वैल्यू, अगर पुरानी वाली लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ी या घटी है तो उसको भी मैंने कंसीडर किया यहाँ पे। तो पूरा मतलब देख के बनाना पड़ेगा, पुराने एसेट्स की वैल्यू अगर रीवैल्यूड हुई थी तो वो रीवैल्यूड वैल्यू पे यहाँ पे शो होंगे, और अगर कुछ नए एसेट्स और नई लाइबिलिटीज भी यहाँ पे क्रिएट हुए तो उनको भी यहाँ पे शो करना पड़ेगा मुझे। तो इस तरीके से हमारी बैलेंस शीट यहाँ पे बनेगी। तो ये था भाई हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पे बैंक अकाउंट भी बनाना पड़ा। बैंक अकाउंट इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि बैंक का क्लोजिंग बैलेंस निकालना था मुझे। ठीक है, तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 38। अब आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। जितने क्वेश्चंस मैंने आज करवाए हैं इनको एक बार दोबारा करना है। एक इलस्ट्रेशन मैंने होमवर्क दिया है तो उसको आपको करके दिखाना है। अगर कोई डाउट आया है आज के क्वेश्चंस में तो वो मुझसे पूछना पड़ेगा। ठीक है, वो पूछना पड़ेगा मुझसे, तो वो मैं आपको कॉल पे समझा दूंगा अगर कोई डाउट होगा तो। ठीक है, तो आज कोई एक्स्ट्रा होमवर्क आपको मैं नहीं दे रहा, बस वो एक इलस्ट्रेशन था और ये जो क्वेश्चंस हमने किए हैं ये दोबारा रिपीट करने हैं आपको।